इसमें हम इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के लिए भूगोल के संपूर्ण सिलेबस को देखेंगे। देखिए, अब आपके एग्ज़ाम के कुछ दिन और बचे हैं, 3 से 4 दिन में आपको सब सारे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। तो भूगोल के लिए यह एक ऐसा वीडियो है जिसमें लगभग सभी चैप्टर को कंप्लीट किया है। इसमें लघु उत्तरी भी हैं, दीर्घ उत्तरी भी हैं, ऑब्जेक्टिव भी हैं। इसमें पिछले 2 से 3 सालों के पेपर पैटर्न को देख करके जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको सभी को कवर किया गया है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, जो आपका भूगोल का पेपर होगा वो 70 नंबर का होता है। 30 नंबर तो आपने प्रैक्टिकल दे चुका होगा। इस 70 नंबर में 35 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव होंगे और 35 नंबर आपके सब्जेक्टिव के होंगे, ठीक है, जिसमें लघु उत्तरी भी रहेगा और दीर्घ उत्तरी भी रहेगा। मतलब कि 2 नंबर वाले सवाल और 5 नंबर वाले सवाल, और 35 नंबर ये ऑब्जेक्टिव के होंगे जो 1 नंबर के होंगे। तो ये सारी चीज़ों को इसमें कवर किया गया है और केवल उन्हीं टॉपिक को किया गया है जिनसे बार बार सवाल आते हैं, ठीक है। इसमें देखिए, आप जब आखिरी समय होता है तो उसमें ये होता है कि आसान भाषा में आपको सही कंटेंट और कम कंटेंट मिला है, ठीक है। तो इसमें हम क्रमबद्ध तरीके से चैप्टर वाइज कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, इसमें यह भी हुआ है कि कैसे लिखना है एग्ज़ाम में, वह भी लिख करके दिखाया गया है। और वीडियो के अंत में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल हैं या ऐसे टॉपिक हैं जिनसे बार बार सवाल पूछे जाते हैं। तो उस जैसे मान लीजिए पूछता है कि भारत में परमाणु केंद्र कहाँ कहाँ पे है, तो एक ही जगह पे सब लिख दिया गया, उसमें से कम 1 से 2 सवाल ऐसे आएंगे। तो इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को अंत में किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़ कि भूगोल को कितनी शाखाओं में बांटा गया है। अध्ययन की दृष्टि से भूगोल को मुख्य रूप से कितनी शाखाओं में बांटा गया है, यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और 2 नंबर में पूछ सकता है। जहाँ जहाँ जैसे पूछेगा मैं वैसे लिखता जाऊँगा। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ऐसे पूछेगा कि भूगोल की कितनी शाखाएं हैं, तो 2 शाखाएं। कौन सी? भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। आपने देखा होगा भौतिक भूगोल क्लास 11th में पढ़ाया जाता है और मानव भूगोल क्लास 12th में पढ़ाया जाता है। तो आपको मानव भूगोल ही पढ़ना है इसमें। तो अध्ययन की दृष्टि से भूगोल की कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं, जिसमें पहला है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में क्या होता है कि पृथ्वी की भौतिक स्वरूप का अध्ययन करते हैं, और मानव भूगोल तो इसे पढ़ना ही है। मानव भूगोल यह समाज और पृथ्वी के धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन है, मानव भूगोल। तो अभी इसका एग्जाम परिभाषा आगे देखेंगे, तो एक एक करके पहले देखिए। अध्ययन की दृष्टि से भूगोल को कितने शाखाओं में? 2 शाखाओं में, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, ठीक है। अगला सवाल है कि मानव भूगोल के जनक कौन है, या मानव भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? तो फ्रेडरिक रेटजेल को। ये नाम याद रखिएगा, कई बार पूछा हुआ है कि मानव भूगोल के पिता या जनक किसे कहते हैं। फ्रेडरिक रेटजेल। कहाँ के थे ये? जर्मनी के थे। इनकी एक प्रमुख पुस्तक थी, ये बार बार पूछता है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी किसकी पुस्तक है? तो रेटजेल की पुस्तक है, ठीक है। या उल्टा भी पूछ सकता है कि मानव भूगोल के जनक रेटजेल की प्रमुख पुस्तक का नाम क्या है? तो एंथ्रोपोजियोग्राफी है, ठीक है। रेटजेल ने कहा क्या था? रेटजेल ने कहा था कि मानव को जीवित रहने के लिए वातावरण से सहयोग प्राप्त करना अनिवार्य है। इन्हीं की लाइन थी, मानव को जीवित रहने के लिए वातावरण से सहयोग प्राप्त करना अनिवार्य है। ये किसका कथन था? रेटजेल का। ये कई बार यह कथन ऑब्जेक्टिव में पूछा था कि यह प्रमुख कथन किसका है कि मानव को जीवित रहने के लिए वातावरण से सहयोग प्राप्त करना अनिवार्य है, ठीक है। अब देखिए, मानव भूगोल क्या है, मतलब मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं। अगर यह 2 नंबर में लघु उत्तरी में पूछेगा तो कैसे लिखेंगे कि मानव भूगोल मानव समाज और पृथ्वी के धरातल के बीच संबंधों का ही अध्ययन है। उससे क्या कहते हैं? मानव भूगोल। मतलब मानव समाज और पृथ्वी के धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है, ठीक। अब आगे देखिए, क्वेश्चन पूछेगा कि मानव भूगोल के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, या क्वेश्चन उल्टा भी पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का क्षेत्र नहीं है। तो 5-6 क्षेत्र हैं, इसको आप लोग याद रख लीजिए। जैसे सांस्कृतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, जनसंख्या क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र। ये सभी क्या हैं? मानव भूगोल के क्षेत्र। मतलब मानव भूगोल में इन टॉपिक को पढ़ा जाता है, या ये टॉपिक मानव भूगोल से संबंधित। इसके अलावा जो भी पूछेगा वह क्या हो जाएगा? भौतिक भूगोल का हो जाएगा या किसी अन्य विषय से संबंधित हो जाएगा। तो मानव भूगोल में सांस्कृतिक क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है, जनसंख्या क्षेत्र है, नगरीय क्षेत्र है, ठीक है। अगला सवाल है कि मानव भूगोल के संदर्भ में प्रमुख विचारधाराएं कौन कौन सी थी। मतलब मानव भूगोल से संबंधित कुछ भूगोलवेत्ताओं ने अलग अलग अपने सिद्धांत दिए थे, अलग अलग अपनी विचारधाराएं दी थी। उन्हीं विचारधाराओं को पूछ रहा है कि कौन कौन सी विचारधाराएं मानव भूगोल से संबंधित हैं। तो पहला है पर्यावरणीय निश्चयवाद। पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा।
दूसरा है मानवतावादी विचारधारा, तीसरा है नौ निश्चयवाद, और चौथा है नियतिवाद, और पांचवा है संभववाद या संभावनावाद। ठीक है, ये 5 विचारधाराएं हैं मुख्य रूप से जो मानव भूगोल से संबंधित है। इसमें मानव भूगोल को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, यही है इसमें। तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा मानव भूगोल की कौन सी विचारधारा नहीं है, तो इसमें से 5 में से कोई 3 दिया रहेगा और एक अलग दिया रहेगा, तो वो आंसर हो जाएगा। या 2 नंबर में पूछेगा कि मानव भूगोल के मुख्य विचारधाराओं को लिखिए, तो इसमें से कोई भी 3 से 4 विचारधारा लिख दीजिए। पर्यावरणीय निश्चयवाद, मानवतावादी विचार, नौ निश्चयवाद, नियतिवाद या संभववाद। ठीक है, अब एक एक करके समझेंगे कि किस विचारधारा में क्या कहा गया है, किस विचारधारा से कौन प्रमुख विचारक संबंधित हैं। जैसे देखिए, कह रहा है कि नौ निश्चयवाद के बारे में बताइए। मानव भूगोल से संबंधित जो विचारधारा है नौ निश्चयवाद, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे कि मानव प्रकृति के नियमों का अनुपालन करके ही प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। नौ निश्चयवादियों ने यह बताया, जो इस विचारधारा के समर्थक थे, प्रमुख समर्थक कौन थे? ग्रिफिथ टेलर। ये कई बार पूछा हुआ है कि नौ निश्चयवाद के समर्थक कौन थे या नौ निश्चयवाद विचारधारा का प्रतिपादक कौन किया था? तो ग्रिफिथ टेलर ने, नाम याद रखिएगा, ग्रिफिथ टेलर। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि मानव प्रकृति के नियमों का अनुपालन करके ही, जो प्रकृति ने नियम बनाए हैं उनको अनुपालन करके ही प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। ठीक है, ये नौ निश्चयवाद में कहा गया। 2 नंबर में ऐसे सवाल पूछेगा। अगला है पर्यावरणीय निश्चयवाद। पर्यावरणीय निश्चयवाद के बारे में बताइए। तो पर्यावरणीय निश्चयवाद के बारे में क्या लिखेंगे? प्रकृति के अनुसार अपने को ढालने की कोशिश करना या उसी के अनुसार जीवन जीना ही पर्यावरणीय निश्चयवाद है। आप व्यवहार में ऐसे समझिए कि जो प्रकृति ने नियम बनाए हैं उसी के अनुसार जीना, उसी के अनुसार रहना, वही क्या कहलाता है? पर्यावरणीय निश्चयवाद। मतलब कि जो हमें पर्यावरण प्रदूषण नहीं करना, जो हमें प्रकृति ने जो भी चीज़ दिया उसका यूज करिए और उसी के अनुसार रहिए। मतलब उसमें कोई उसका विरोध नहीं करना है। पर्यावरणीय निश्चयवाद का, पर्यावरणीय निश्चयवाद में यही कहा गया। ठीक है, तो इसको परिभाषा में कैसे लिखेंगे कि प्रकृति के अनुसार अपने को ढालने की कोशिश करना या उसी के अनुसार जीना ही क्या कहलाता है? पर्यावरणीय निश्चयवाद कहलाता है। अगला है मानवतावादी विचारधारा। नाम से स्पष्ट है कि इस पे मानव का हस्तक्षेप रहेगा पर्यावरण में। तो ये मानवतावादी विचारधारा, इस विचारधारा का उद्देश्य है कि मानव भूगोल का अध्ययन को मानव के कल्याण एवं सामाजिक चेतना के विभिन्न पक्षों को जोड़ना। मतलब कि आप ऐसे समझिए कि मानवतावादी विचारधारा में ये कहा गया, इसका प्रमुख उद्देश्य यह है, मतलब मानव भूगोल का, कि मानव के कल्याण एवं सामाजिक चेतना के विभिन्न पक्षों को आपस में जोड़ना, ताकि मानव का क्या हो सके? विकास हो सके। जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति करके क्या करेंगे? हम मानव भूगोल का इसमें प्रयोग करेंगे। ठीक, अगला है नियतिवाद। नियति मतलब आप समझिए, जैसे नहीं कहते हैं कि हमारे भाग्य में ये लिखा है या हमारे नियति में ये लिखा है, तो मतलब ये एक तरीके से भाग्यवादी विचारधारा है, नियतिवाद। इस विचारधारा के अनुसार मानव के लगभग सभी क्रियाकलाप पूर्णतः पर्यावरण के शक्तियों द्वारा नियंत्रित होते हैं। मतलब इसमें मानव का कोई रोल नहीं होगा, जो भी करेगा प्रकृति ही करेगा। प्रकृति ने जैसे बनाया है वैसे रहना है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर पूछे नियतिवाद का, तो जैसे खेती करने के लिए जलवायु पर निर्भरता या वर्षा पर निर्भरता, मतलब स्वतः सिंचाई न करना, मतलब पंप सेट से जब बारिश होगी तो अपने आप ही सिंचाई हो। मतलब पूरी तरीके से हम प्रकृति पर निर्भर हैं। जैसे जलवायु के अनुसार हमारे शरीर की बनावट, आप देखे होंगे जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं उनके शरीर की बनावट कुछ और होती है, जो साउथ में रहते हैं उनकी अलग होती है, जो उत्तर भारत में रहते हैं उनकी अलग होती है। तो ये सब क्या, नियतिवाद के समर्थकों ने ऐसा कहा था कि इस विचारधारा के अनुसार मानव के लगभग सभी क्रियाकलाप पूर्णतः पर्यावरण के शक्तियों द्वारा नियंत्रित होते हैं, या नियतिवाद में। अब अगला है संभववाद। ठीक है, यह थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा कि मनुष्य पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है और वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं का इच्छा अनुसार अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकता है। मतलब संभववाद, मतलब संभव का मतलब यह है कि प्रकृति में हर एक चीज़ संभव है, मानव जो चाहे वो कर सकता है व्यवहार में, यही इसका अर्थ है। ठीक है, इसके प्रमुख विचारक थे विडाल डी लाब्लास और ल्यूसियन फैले। ये कई बार पूछा है कि संभववाद के समर्थक कौन कौन से थे या प्रमुख विचारक कौन कौन से थे, तो विडाल डी लाब्लास या ल्यूसियन फैले। ठीक है, तो संभववाद में क्या कहा गया है कि मनुष्य पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है और वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं का अपनी इच्छा अनुसार अपने लाभ के लिए उपयोग
कर सकता है, जैसे कि नदी पर पुल का निर्माण, खेती करना, ये सब मानव द्वारा। खेती कोई प्रकृति थोड़ा न करती है, खेती हम करते हैं अपनी इच्छा अनुसार, जो मन होता है वो उगाते हैं, तो इसी को कहा गया संभववाद। ठीक है, प्रकृति में कुछ भी संभव है। आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, या जिनको थोड़ा अभी समय लग रहा हो तो क्या करेंगे, अपना नोट्स भी थोड़ा थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें से लिखते चलेंगे। लेकिन ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। आप अगर पूरा इस वीडियो को जो जितने भी समय 1 से 2 घंटा जो भी लगेगा, इसमें आपके लगभग संपूर्ण सिलेबस कवर हो जाएंगे। ठीक है, अगला है जनसंख्या घनत्व। नाम से स्पष्ट है कि जनसंख्या का घन मतलब बसाव, मतलब कितनी किस क्षेत्र में जनसंख्या रह रही है। तो देखिए इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि प्रति इकाई क्षेत्रफल या प्रति वर्ग किलोमीटर, दोनों में से कोई एक चीज़, मतलब प्रति इकाई क्षेत्रफल या प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या क्या कहलाती है, जनसंख्या घनत्व कहलाती है। ठीक है, इसे मानव भूमि अनुपात भी कहते हैं। एक बार ये सवाल पूछा था कि किससे मानव भूमि अनुपात कहते हैं, तो जनसंख्या घनत्व को कहते हैं। ठीक है, इसे मानव भूमि अनुपात भी कहा जाता है। तो जनसंख्या घनत्व जब 2 नंबर में यहाँ आएगा तो आप ऐसे लिखेंगे कि प्रति इकाई क्षेत्रफल या प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत जनसंख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और जनसंख्या का घनत्व बराबर होता है क्षेत्र की कुल जनसंख्या बटे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, इतना आप लिख देंगे, 2 नंबर पूरे हो जाएंगे। ठीक, अगला है कि विश्व में घनी आबादी वाले प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो विश्व में घनी आबादी वाले प्रमुख क्षेत्र हैं, एक तो है दक्षिण पश्चिम पूर्वी एशिया और पूर्वी अमेरिका। ठीक है, दक्षिण पश्चिम और पूर्वी एशिया और पूर्वी अमेरिका, ये 2 क्षेत्र ऐसे हैं जो विश्व के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में आते हैं। ठीक, अगला है भारत की जनसंख्या, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, यहाँ तक तो आपके 2 नंबर में पूछेगा कि प्रमुख क्षेत्रों के नाम बताइए, तो दक्षिण पश्चिम और पूर्वी एशिया लिखेंगे और पूर्वी अमेरिका। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकता है कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, मतलब कि 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में कितने लोग रहते हैं भारत में, औसतन 382 लोग रहते हैं। अब दूसरा सवाल भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो कौन सा राज्य है, बिहार है। यहाँ पे प्रति वर्ग किलोमीटर में सबसे ज़्यादा लोग बिहार में ही रहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि राज्य पूछेगा तभी बिहार लगाना है। तो कितने हैं, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1106 लोग 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में रहते हैं बिहार में। और दूसरे नंबर पे क्या है, पश्चिम बंगाल है। इसके पहले पश्चिम बंगाल था, लेकिन अब बिहार हुआ है। ध्यान रखिएगा, नए डाटा के अनुसार क्या है, बिहार है, लगभग 2011 की जनगणना के हिसाब से। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, यहाँ सबसे अधिक था, अब सबसे कम, मतलब कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे 1 किलोमीटर स्क्वायर में सबसे कम लोग रखते हैं, तो वह था अरुणाचल प्रदेश। मात्र 17 लोग ही रहते हैं वहाँ पे, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में लोग 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। और दूसरे पे है मिजोरम और तीसरे पे सिक्किम। ये तीनों याद रखिएगा, कई बार क्रम पूछा हुआ है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के नाम बताइए, तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम। अगर किसी को भूल रहा हो तो अमीस नाम से याद रखिए। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम। ठीक है, तो ये 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करिए। तो जनसंख्या वितरण मतलब जनसंख्या का बसावट जो है वह किसके हिसाब से प्रभावित होती है, उसकी चर्चा करनी है। तो सबसे पहले भौगोलिक कारक, दूसरा है आर्थिक कारक, तीसरा है धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कारक। अगर 2 नंबर पूछेगा तो बस आपको तीनों लिख देना है ऐसे ही कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से, भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कारक। अगर 5 नंबर में या 4 नंबर पूछेगा तब क्या लिखेंगे, भौगोलिक कारक के अंतर्गत जलवायु, उच्चावच, मृदा, जल की उपलब्धता, यहाँ पे जैसे जो रहेगी उस हिसाब से जनसंख्या की बसावट होगी। अगला आर्थिक कारक, नगरीकरण, औद्योगिकरण, खनिज संपन्नता, परिवहन के साधन, जहाँ पे अच्छे होंगे वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगी। धार्मिक कारक जैसे गृह युद्ध जहाँ पे कम होगा, अशांति जहाँ पे ज़्यादा होगी, जातिगत और सांप्रदायिक हिंसा जहाँ ज़्यादा होंगे वहाँ पे जनसंख्या क्या होगी, कम होगी। तो ये जनसंख्या वितरण को कुछ प्रभावित करने वाले कारक थे, भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कारक। ठीक है, अगला है जनसंख्या वृद्धि दर से आप क्या समझते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर तो एक विशिष्ट समय अवधि के दौरान, मतलब कि एक निश्चित समय के दौरान एक क्षेत्र में निवासियों की संख्या में परिवर्तन ही जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। मतलब कि आप ऐसे समझिए कि एक निश्चित समय में एक क्षेत्र में निवासियों की संख्या में जो परिवर्तन हुआ, परिवर्तन मतलब घटा कि बढ़ा, तो उसी को क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि
कहते हैं, और जब इस परिवर्तन को हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। तो कई बार ऐसा पूछा है कि जनसंख्या वृद्धि दर क्या होता है, तो जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत मान ही क्या कहलाता है, जनसंख्या वृद्धि दर कहलाता है। अब यह पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी है, 17.7% है। मतलब कि हर 10 साल में लगभग 17% हमारी जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर 100 लोग थे तो 10 साल बाद कितने हो जा रहे हैं, 117 लोग हो जा रहे हैं। यह है भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर, मतलब सकारात्मक है, पॉजिटिव है, मतलब कि अंक पॉजिटिव है। देश के लिए तो नकारात्मक है, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है तो नुकसान भी इसका हो रहा है। तो 17.7 है। लेकिन भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका नाम है नागालैंड। इसकी जनसंख्या घटने की बजाय बढ़ने की बजाय घटी है, माइनस में जनसंख्या वृद्धि हुई है। मतलब कि वहाँ पे लोग बढ़ने की बजाय क्या हुए हैं, घटे हैं, नकारात्मक वहाँ की जनसंख्या। तो कुल मिला के जनसंख्या की वृद्धि क्या हो सकती है, सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। ठीक है, तो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर ऑब्जेक्टिव में ये सवाल पूछेगा कितनी है, 17.7% है। ठीक, और जनसंख्या वृद्धि दर है क्या, कि जनसंख्या की वृद्धि का प्रतिशत मान ही क्या कहलाता है, जनसंख्या वृद्धि दर कहलाता है। और जनसंख्या वृद्धि क्या है, कि एक निश्चित समय के दौरान एक क्षेत्र में के निवासियों की संख्या में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। अगला है जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख कारक, मतलब जो जनसंख्या बदल रही है, परिवर्तित हो रही है, उसके प्रमुख कारक क्या है। तो इसके 3 प्रमुख कारक हैं। ऑब्जेक्टिव में आपके पूछा है सवाल कि जनसंख्या परिवर्तन के कौन से कारक नहीं हैं, तो कौन से नहीं हैं, जो हैं पहले उसको याद कर लीजिए, जो नहीं है वही वाले हो जाएंगे, जो बच जाएंगे। तो इसके 3 प्रमुख कारक हैं। एक तो जन्म दर, अगर जन्म दर ज़्यादा होगी तो वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा होगी। अगला है मृत्यु दर, अगर मृत्यु दर कम होगी तब भी जनसंख्या ज़्यादा होगी, या मृत्यु दर ज़्यादा होगी तो जनसंख्या कम होगी। और तीसरा है प्रवास। यही 3 कारक हैं जिसकी वजह से जनसंख्या में परिवर्तन आता है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। यह 2 नंबर में बस पूछेगा तो आपको केवल तीनों का नाम लिख देना है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। अब जन्म दर क्या होता है, कि प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या क्या कहलाती है, जन्म दर कहलाती है। मतलब कि प्रति 1000 स्त्री द्वारा, अगर किसी क्षेत्र में या राज्य में या देश में 1000 स्त्रियों द्वारा जितने जीवित बच्चे पैदा किए जा रहे हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, जन्म दर बोलते हैं। ठीक है, मृत्यु दर समझ रहे, जितने लोग उस क्षेत्र में मृत्यु मर रहे हैं। प्रवास, जनसंख्या अपने जन्म स्थान को छोड़कर किसी दूसरे गंतव्य स्थान पर जाकर बसने लग जाए या बस जाती है, उसी को क्या कहते हैं, प्रवास। प्रवास आप लोग देखे होंगे, कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ के लोग दूसरे राज्यों में जाकर के शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए या काम करने के हिसाब से जाके हमेशा के लिए बस जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं प्रवास। तो कुछ लोग टेम्परेरी जाते हैं, मतलब एक निश्चित अवधि के लिए गए फिर वापस आ गए, तो उसको बोलते हैं अस्थायी। और जो लोग गए और वहीं हमेशा ज़मीन खरीद करके वहीं रहने लगे, उसको बोलते हैं अस्थायी। तो यही अगला सवाल है कि प्रवास के आगे आएगा अस्थायी और अस्थायी प्रवास। तो अभी उसके पहले देख लीजिए, प्रवास के अपकर्षक और प्रतिकर्षक, मतलब कि सकारात्मक और नकारात्मक कारकों के बीच अंतर बताइए। मतलब कि जनसंख्या को आकर्षित करने वाला और प्रतिकर्षित करने वाले कारकों के बीच अंतर बताइए। तो प्रवास के आकर्षक कारक क्या होंगे, मतलब अपकर्षक कारक, काम के बेहतर अवसर, मतलब कि जहाँ पे लोग जा रहे हैं इसका मतलब वहाँ पे काम मिल रहा है, तभी वो आकर्षण का क्षेत्र होगा। तो प्रवास के अपकर्षक कारक क्या है, बेहतर अवसर। दूसरा, रहन सहन की अच्छी सुविधा होगी, वहाँ पे सारी चीज़ें सुविधाएं मिल रही होंगी। जीवन और संपत्ति की सुरक्षा होगी वहाँ पे, तभी लोग वहाँ जाके बस रहे होंगे। अगला, गंतव्य स्थान का आकर्षक होना, वहाँ पे सारी सुविधाएं लोगों को मिल रही होंगी, इसलिए क्या है, ये कुछ प्रवास के अपकर्षक के कारक है। और प्रतिकर्षक कारक, मतलब जनसंख्या किसी जगह से क्यों जा रही है, जा इसलिए रही है कि क्योंकि वहाँ की रहन सहन की दशाएँ क्या है, निम्न है, मतलब अच्छी नहीं है। जलवायु वहाँ की प्रतिकूल है, जैसे बाढ़ आती होगी या कुछ मौसम ऐसा रहता होगा वहाँ बार बार कि वहाँ पे मौसम ऐसे होंगे कि रहने लायक नहीं होंगे। बीमारियाँ या स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं क्या होंगी, कम होंगी, तभी लोग वहाँ से छोड़ के जा रहे होंगे। आर्थिक पिछड़ापन, वो राज्य बहुत पीछे होगा आर्थिक मामलों में, तो इसलिए भी लोग वहाँ से छोड़ के जा रहे होंगे। अगला जो है, जन्म या उद्गम स्थान का उदासीन होना, मतलब कि लोग वहाँ पे रहना पसंद नहीं करते होंगे, इसलिए क्या है, प्रवास के प्रतिकर्षक कारक है। तो अंतर पूछेगा तो ये 5 नंबर में पूछेगा कि अपकर्षक कारक और प्रतिकर्षक कारक को बताइए, तो 4 आपको लिखना है। ठीक है, अपकर्षक कारक में क्या, बेहतर अवसर होंगे, वहाँ पे रहन सहन की सुविधा अच्छी होगी, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा होगी, गंतव्य स्थान आकर्षक होंगे। और प्रतिकर्षक कारक में इसी का उल्टा, रहन सहन की निम्न दशाएं होंगी, प्रतिकूल जलवायु होंगे, महामारियाँ या स्वास्थ्य की सुविधाओं में कमी होगी, आर्थिक पिछड़ापन होगा, या जन्म और उद्गम स्थान क्या होगा, उदासीन होगा।
अगला है प्रवास का अस्थाई और अस्थाई, मतलब अस्थाई और अस्थाई प्रवास क्या है, यह भी 5 नंबर में पूछेगा। तो देखिए, अस्थाई प्रवास जब कोई व्यक्ति अपने जन्म या निवास स्थान को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाए। जैसे कुछ लोग काम करने के लिए गए, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश या बिहार से कुछ लोग दिल्ली कमाने के लिए गए और वहीं जा कर के बस गए, तो और कभी फिर वापस आए ही नहीं, तो इसको बोलेंगे अस्थाई प्रवास। मतलब कि जब कोई व्यक्ति अपने जन्म या निवास स्थान को छोड़ करके हमेशा के लिए चला जाए और दूसरे स्थान पर जा करके बस जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, अस्थाई। जैसे कि गांव से शहर में जा करके हमेशा के लिए बस जाना। अगला है अस्थाई प्रवास। अस्थाई प्रवास जब कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए किसी अन्य स्थान पर जाकर के काम करता है और फिर अपने मूल स्थान पर वापस लौट आता है, तो उसे बोलते हैं अस्थाई प्रवास। जैसे आप लोग देखे होंगे, कुछ ऐसे विशेष मौसम होते हैं जब फसलों की कटाई होती है, उस समय लोग शहरों में जाते हैं काम करने के लिए, और जैसे फसल कटाई का मौसम खत्म हो जाता है वापस आ जाते हैं, तो मतलब वो अस्थाई प्रवास हुआ। मतलब मजदूरी के लिए दूसरे राज्यों में गए और फिर से अपने गांव वापस आ गए, उसको बोलते हैं अस्थाई प्रवास। तो अस्थाई प्रवास और अस्थाई, मतलब यह भी पूछ सकता है कि प्रवास कितने प्रकार का होता है, तो अस्थाई प्रवास और अस्थाई प्रवास। ठीक। प्रवास का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो प्रवास का पर्यावरण पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। तो सकारात्मक क्या होगा, देखिए, जहाँ से जनसंख्या जाएगी तो इसका मतलब वहाँ जनसंख्या कम हो जाएगी, तो जनसंख्या का दबाव कम होगा, यह सकारात्मक प्रभाव है। और प्रवासी लोग, जब लोग किसी दूसरे जगह पे जाते हैं, शहरों में जाते हैं, तो वहाँ पर कुछ सीख करके आते हैं, तो मतलब पर्यावरण के प्रति जागरूक होते हैं, यह क्या है, सकारात्मक है। मतलब कि प्रवास का सकारात्मक प्रभाव में जनसंख्या का दबाव का कम होना और पर्यावरण के प्रति जागरूक होना, ये क्या है, सकारात्मक। और नकारात्मक प्रभाव में जैसे शहरी क्षेत्रों में जहाँ पे लोग जाएंगे वहाँ पे क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगा और प्रदूषण बढ़ेगा। वहाँ पे रहने के लिए घर का निर्माण करना पड़ेगा, तो वनों की कटाई करनी पड़ेगी और कचरा और गंदगी में वृद्धि होगी। तो जहाँ पे लोग जाएंगे वहाँ के लिए नकारात्मक प्रभाव होने लगेगा, क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या, प्रदूषण, कचरा की गंदगी में वृद्धि होगी और वनों की कटाई होगी, तो ये क्या हो गया, नकारात्मक प्रभाव। अगला है प्रवास की धारा के प्रकार बताइए। मतलब प्रवास की धारा मतलब प्रवास की दिशा कैसी होती है, तो प्रवास की 4 धाराएं या 4 दिशाएं होती हैं। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा था कि प्रवास की धारा के प्रकार बताइए, तो प्रवास की धारा कितने प्रकार है, 4। अगर 2 नंबर पूछेगा तो चारों का नाम लिखना है। जैसे ग्रामीण से ग्रामीण, जैसे एक गांव से दूसरे गांव में जाना। जैसे सामान्यतः लड़कियों की शादी एक गांव से दूसरे गांव में होती है, तो अभी तो एक प्रवासी है, तो ग्रामीण से ग्रामीण। ग्रामीण से नगरी, जैसे काम के लिए गांव के लोग शहर में जाते हैं, तो ग्रामीण से नगरी। नगरी से ग्रामीण, मतलब शहर के कुछ लोग अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे वातावरण के लिए अगर गांव में आकर निवास करने लगे, तो उसको बोलेंगे नगरी से ग्रामीण। और नगरी से नगरी, नगरी से नगरी का मतलब कि एक शहर से दूसरे शहर में जाना। जैसे कि मान लीजिए कोई शहर है, कोई बड़ा शहर है और वहाँ से लोग दिल्ली जा रहे हैं, दूसरे शहर में दिल्ली से बम्बई जा रहे हैं, तो नगरी से नगरी हो गया। ठीक है, तो 4 धाराएं हैं प्रवास की, ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से नगरी, नगरी से ग्रामीण और नगरी से नगरी। ठीक है। अगला, जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याओं की चर्चा करिए। तो जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न कौन कौन सी समस्याएं हैं, अगर जनसंख्या वृद्धि होगी तो क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। सबसे पहली समस्या तो यही होगी कि संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ेगा। मतलब संसाधन का मतलब जो मानव के लिए उपलब्ध संसाधन है, उनकी आवश्यकताओं की पूरा करने के लिए जो प्रकृति में उपलब्ध संसाधन है, उस पर क्या होगा, दबाव बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक परिवार में 2 लोग थे और एक परिवार में 5 लोग हो गए, तो जनसंख्या ज़्यादा, परिवार वही है, उनके पास जो संपत्ति है वही है, लेकिन अब 5 लोग खाने वाले हो गए, तो क्या हो गया, अत्यधिक दबाव बढ़ेगा संसाधनों पर। दूसरा है विकास की गति अवरुद्ध हो जाएगी या धीमी हो जाएगी, मतलब विकास धीरे होगा। भारत का विकास धीमे क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और यूरोपीय कंट्रियों देखे होंगे, यूरोपीय जो देश हैं, ब्रिटेन वगैरह, वहाँ पे विकास तेज़ी से होता है क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या कम है। अगला है जनसंख्या का भरण पोषण में कठिनाई होगी। मतलब कि यहाँ पे गरीबी बढ़ेगी तो उनके भरण पोषण में कठिनाई होगी, मतलब उनकी जो भी आवश्यक की वस्तुएं हैं उनको मुहैया कराने में दिक्कत आएगी। और बेरोजगारी की समस्या बढ़ी, अब भारत में देख ही रहे होंगे कि जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए बेरोजगारी की समस्या भी बढ़ रही है। तो जनसंख्या वृद्धि से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होंगी, संसाधनों पर अत्यधिक दबाव, विकास की गति का अवरुद्ध होना या धीमी होना, जनसंख्या के भरण पोषण में कठिनाई और बेरोजगारी की समस्या। अगला है अपने देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने पर आर्थिक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव को बताइए। मतलब कि अगर हमारी जनसंख्या की गति जो तेज़ी से बढ़ रही है उसके आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी जो आप ऊपर देखें वही है, तो क्या होगा,
भोजन और आवास की समस्या होगी, देख रहे होंगे गरीबी दिन प्रतिदिन कुछ ऐसे हैं गरीबी, और जहाँ गरीबी है वहाँ और ज़्यादा गरीबी होने लग रही है। मतलब आवास की समस्या आ रही है, रहने की समस्या और भोजन की समस्या। इसीलिए सरकार को देखते होंगे, जो सरकार राशन दे करके लोगों के भरण पोषण का काम कर रही है, उनको आवास बना करके दे रही है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। तो अगला है बेरोजगारी की समस्या होगी, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी की समस्या बढ़ना तय है। निम्न जीवन स्तर, जीवन स्तर कम लोगों को भाई अच्छे से सुविधाएं दी जा सकती हैं, लेकिन ज़्यादा लोग होंगे तो जीवन स्तर उनका खराब होना ही है। संसाधनों पर अत्यधिक दबाव। अगला है गरीबी और असमानता में वृद्धि होगी। कुछ ही लोग होंगे जो बहुत अमीर हो जाएंगे जिनके पास कौशल होगा, लेकिन जिनके पास कौशल नहीं है वो और ज़्यादा गरीब होते जाएंगे। अगला है विकास की गति का धीमी होना। ठीक है, जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ेगी तो ये कुछ ऐसे प्रभाव हैं जो पड़ेंगे, जैसे भोजन व आवास की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, निम्न जीवन स्तर, संसाधनों पर अत्यधिक दबाव, गरीबी व असमानता में वृद्धि और विकास की गति का धीमा होना। ठीक है, अगला है जनांकिकीय संक्रमण। ये सबसे महत्वपूर्ण है, देखिएगा इसको। जनांकिकीय संक्रमण, इससे आप क्या समझते हैं? तो जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत किसी क्षेत्र की वर्तमान जनसंख्या का वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाने में मदद करता है। तो जनसांख्यिकीय संक्रमण क्या कहलाता है, बस इतना समझिए। इस सिद्धांत में यह होता है कि किसी क्षेत्र की जो वर्तमान जनसंख्या कैसी है उसका वर्णन करता है, और भविष्य में इसकी जनसंख्या का पूर्वानुमान कर लगाने में जनांकिकीय संक्रमण क्या करता है, मदद करता है। इसी को बोलते हैं जनांकिकीय संक्रमण। इसकी मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। ये 2 नंबर में पूछेगा तो बस इतना ही लिखना है। अगर 4 नंबर में पूछेगा, 5 नंबर में, तो पूरा डिटेल में लिखना है जो आगे आप बता रहे हैं। जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्थाओं की चर्चा करें। तो जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। तो प्रथम अवस्था क्या है? प्रथम अवस्था में जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत में ये कहा गया है, प्रथम अवस्था में, कि इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होती है, क्योंकि उसमें न तो सुविधाएं ज़्यादा होती हैं तो मृत्यु दर ज़्यादा होगी, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं कम थी उस समय प्रारंभ में, तो मृत्यु दर ज़्यादा, महामारी से लोग बहुत ज़्यादा मारे जाते थे, और लोग बच्चे भी ज़्यादा पैदा करते थे, एक एक लोगों के 5-5 बच्चे, 6-6 बच्चे होते थे, तो जन्म दर भी ज़्यादा, और उसी रेशियो में मृत्यु दर भी ज़्यादा होती थी। इस अवस्था में क्या होती है? प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि दर धीमी होती थी, मतलब जितने लोग पैदा हो रहे थे लगभग उतने लोग मर भी रहे थे, तो जनसंख्या वृद्धि दर बहुत धीमी हो रही थी, और इसमें जीवन प्रत्याशा क्या था? निम्न था। द्वितीय अवस्था में इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों धीरे धीरे घटने लगती है, क्योंकि लोग जागरूक होते हैं तो बच्चे कम पैदा होते हैं, और दूसरा है कि स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ती हैं तो मृत्यु दर भी कम होने लगती है। तो इसमें जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, क्योंकि जन्म दर तो एक लिमिटेड तक ही, मतलब 2 से 3, लेकिन मृत्यु दर पे काफ़ी कंट्रोल हो जाता है, तो जनसंख्या क्या होती है? तेजी से बढ़ने लगती है। अगला है तृतीय अवस्था, यह उच्च अवस्था मानी जाती है। इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बहुत ही कम हो जाती है, और इसमें जनसंख्या के संतुलन की स्थिति हो जाती है, मतलब जितने लोग पैदा होते हैं लगभग उतने बूढ़े लोग मरते भी हैं, तो जनसंख्या लगभग स्थिरता को प्राप्त कर लेती है। इसमें जनसंख्या शिक्षित होती है और तकनीकी ज्ञान से पूर्ण होती है तृतीय अवस्था में। तो जनांकिकीय संक्रमण के 3 अवस्थाएं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। बस प्रथम में ये लिख दीजिएगा कि उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि दर धीमी होती है और जीवन प्रत्याशा निम्न होता है। द्वितीय अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर धीरे धीरे घटने लगती है, परंतु जनसंख्या इसमें तेजी से बढ़ती है, ये द्वितीय अवस्था है। और तृतीय अवस्था, जन्म दर और मृत्यु दर बहुत कम होती है, जनसंख्या संतुलन की स्थिति आ जाती है, और जनसंख्या इसमें शिक्षित होती है और तकनीकी ज्ञान से पूर्ण होती है, ये तृतीय अवस्था। अगला है ऑब्जेक्टिव में ये पूछेगा कि जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया था? तो माल्थस ने दिया था। और 2 नंबर में पूछेगा कि जनसंख्या का माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत बताइए। ठीक है, तो क्या है, इन्होंने कहा था कि जनसंख्या ज्यामितीय दर से बढ़ती है, मतलब कि 2, 4, 8, मतलब इस बार 2 थी तो अगले बार 4, इसके बाद 8, उसके बाद 16, ऐसे करके जनसंख्या बढ़ती है। मतलब जनसंख्या क्या ज्यामितीय दर होता है, जनसंख्या ज्यामितीय हिसाब से बढ़ती है, लेकिन संसाधन, मतलब उसको प्रयोग में आने वाली जो सुविधाएं हैं वह अंकगणितीय हिसाब से बढ़ती है, मतलब कि 1, 2, 3, 4। तो देखिए कितना अंतर होगा, जनसंख्या 2 गुने, 4 गुने, 6 गुने बढ़ रही है, और लेकिन संसाधन क्या हो रहा है? 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये होता है। तो इसीलिए जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो क्या होगा? संसाधनों पर ऑटोमेटिक दबाव बढ़ने लगेगा। ये माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत है। ठीक है, अगला है लिंगानुपात। से आप क्या समझते हैं? लिंगानुपात यह किसी देश में पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच का अनुपात होता है। ठीक है, मतलब किसी देश में, किसी राज्य में, किसी क्षेत्र में
कितने पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, यही बताता है लिंगानुपात। इन्हीं का अनुपात होता है महिलाओं और पुरुषों का अनुपात। लेकिन इसको निकालते कैसे लिंगानुपात को, तो लिखना आपको ये है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं, किसी देश का लिंगानुपात कहते हैं। अगर 2 नंबर में पूछेगा लिंगानुपात क्या होता है तो आपको ये वाला परिभाषा लिखना है। ये तो समझने के लिए है, अगर नहीं याद आ रहा तो, लेकिन आपको लिखना क्या है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं, किसी देश का लिंगानुपात कहते हैं। अब ऑब्जेक्टिव में देखिए, ये सारे ऑब्जेक्टिव के सवाल हैं। भारत का लिंगानुपात कितना है, 943, मतलब कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं, 943। ठीक है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, केरल। केरल ऐसा राज्य है जहाँ पे महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है, 1084, मतलब कि अगर 1000 पुरुष हैं तो महिलाओं की संख्या कितनी है, 1084 है। सबसे कम लिंगानुपात कौन सा, हरियाणा है। यहाँ पे कितना है, 877। 800, मतलब राज्य पूछेगा, आपको डाटा नहीं याद रखना है, बस केवल भारत का डाटा याद रखना है और बिहार का याद रखना है। तो भारत का लिंगानुपात है 943 और बिहार का लिंगानुपात है 918। ठीक है। और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। ये ऑब्जेक्टिव इसमें 1 नंबर जरूर आएगा। ठीक है। एक सवाल अब पूछेगा कि चीन और भारत जैसे एशियाई देश, आप देखेंगे एशियाई महाद्वीप में चीन और भारत ये 2 सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश हैं। तो यहाँ पे क्या, लिंगानुपात कम है, जबकि यूरोपीय देश में लिंगानुपात अधिक है। तो क्वेश्चन यह पूछ सकता है कि एशियाई देशों में लिंगानुपात कैसा है, तो लिखेंगे एशियाई देशों में क्या है, लिंगानुपात कम है, मतलब कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या है, कम है। लेकिन वहीं यूरोपीय देश में पूछेगा तो लिंगानुपात क्या है, ज़्यादा है। अगला है कि लिंगानुपात कम होने के प्रमुख कारण बताइए, मतलब लिंगानुपात क्यों कम हो रहा है। तो ये आप अपने आसपास देखते भी होंगे, कन्या भ्रूण हत्या, मतलब महिलाओं को कोख में मार देना ही क्या है, कन्या भ्रूण हत्या, मतलब बच्चे की, केवल लड़के की चाह होना, यह क्या है, प्रमुख कारण पहला। दूसरा है स्त्रियों के प्रति भेदभाव या घरेलू हिंसा, मतलब कि स्त्रियों को बचपन से ही क्या किया जाता है, उनको लड़कियों को मतलब पोषण में कमी दी जाती है। तो देखते होंगे गांव में कई बार कुपोषण के शिकार से लड़कियां मर जाती हैं, या घरेलू हिंसा में कई बार ऐसा हो जाता है कि महिलाएं मार दी जाती हैं। तो क्या होता है, उससे भी महिलाओं की संख्या कम हो रही है। और तीसरा है स्त्रियों का सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न होना। ये 3 ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से लिंगानुपात क्या होता है, कम होता है। कन्या भ्रूण हत्या है, स्त्रियों के प्रति भेदभाव और घरेलू हिंसा, और स्त्रियों का सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न होना। अगला है कार्यशील जनसंख्या और आश्रित जनसंख्या, मतलब ऐसी जनसंख्या जो काम करती है, और दूसरा आश्रित जनसंख्या जो निर्भर है किसी दूसरे पे। इससे आप क्या समझते हैं, देखिए 15 से 59 आयु वर्ग की जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि कार्यशील जनसंख्या क्या है, तो 15 से 59 आयु वर्ग, 15 से 59 आयु वर्ग की जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। जबकि 0 से 14 आयु वर्ग और 60 से अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या को क्या कहते हैं, आश्रित जनसंख्या कहते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आश्रित जनसंख्या कौन सी है, 0 से 14 आयु वर्ग ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है 60 से अधिक आयु वर्ग, और सी ऑप्शन है दोनों, तो दोनों पे आपको टिक लगाना है। आश्रित जनसंख्या क्या आती है, 0 से 14 आयु वर्ग वाले और 60 से अधिक आयु वर्ग वाली जनसंख्या आश्रित जनसंख्या, और 15 से 59 आयु वर्ग वाली जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। ठीक है। अगला है साक्षरता से आप क्या समझते हैं। किसी व्यक्ति की पढ़ने लिखने और साधारण गणना करने की क्षमता क्या कहलाती है, साक्षरता कहलाती है। साक्षरता, ये ध्यान रखिएगा, किसी क्लास में पढ़ने से नहीं कि 5 तक कोई पढ़ा है, 10 तक कोई पढ़ा है तो साक्षर, ऐसा नहीं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अनपढ़ है, जो कभी स्कूल नहीं भी गया है, लेकिन वो पढ़ना लिखना और साधारण गणना करना जानता है, तो वो क्या है, साक्षर है। इसी को जब प्रतिशत में व्यक्त करते हैं तो इसको बोलते हैं साक्षरता दर। प्रतिशत में अगर व्यक्त कर दिया जाए कितने प्रतिशत, 100 में कितने लोग ऐसे हैं जो साक्षर हैं, तो इसी को बोलते हैं साक्षरता दर। मतलब पढ़ना लिखना और साधारण गणना करने की क्षमता क्या कहलाती है, साक्षरता कहलाती है। और जब इसको हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसा कर पाते हैं, उसको बोलते हैं साक्षरता दर। साक्षरता दर देश की जनसंख्या का गुणात्मक पहलू है, मतलब कि यह क्वालिटी देश की बताता है, मतलब उस देश की क्वालिटी अच्छी, मतलब उस देश में लोग क्वालिटी वाले हैं, मतलब पढ़े लिखे लोग हैं। अब ऑब्जेक्टिव में इतने में से एक सवाल रहेगा जरूर, भारत की साक्षरता दर क्या है, 74%, 74%, मतलब अगर 100 लोगों को लिया जाए तो उसमें से 74 लोग क्या हैं, भारत में साक्षर हैं।
बिहार की साक्षरता दर जो भारत में राज्यों में सबसे कम है, राज्यों में सबसे कम बिहार की साक्षरता दर है, उसकी कितनी है? 61.8 है। कई बार पूछा हुआ है बिहार की साक्षरता दर क्या है, तो 61.8 है। या क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि बिहार की भारत में सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है, तो बिहार में। सबसे अधिक साक्षर राज्य या सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। वहाँ के लगभग 94% लोग क्या है? साक्षर हैं। तो ये 3 डाटा आप लोग याद रखिएगा। अगला है वृद्धि एवं विकास। कई बार हमको लगता है दोनों एक ही टर्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। वृद्धि और विकास को समझाइए। अंतर भी पूछ सकता है, या 4 नंबर में या 5 नंबर में या 2 नंबर में पूछेगा। वृद्धि और विकास को बताइए। तो वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष है। यह मात्रात्मक परिवर्तन है या मूल्य निरपेक्ष परिवर्तन को बताता है, इसलिए यह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। ठीक है, वृद्धि। जबकि विकास गुणात्मक परिवर्तन है। ये मतलब विकास जो है गुणात्मक परिवर्तन है, क्वालिटी वाली चीज़ है इसमें बताती है, और ये क्वांटिटेटिव है, मात्रात्मक है, जो मूल्य सापेक्ष होता है, और यह हमेशा सकारात्मक ही होगा। जैसे कि अगर आप वृद्धि कर रहे हैं तो हो सकता है आपकी लंबाई बढ़ रही हो, लेकिन विकास से तात्पर्य कि आप लंबाई के साथ साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ आपके पास ज्ञान बढ़ रहा है कि नहीं, आपके पास अनुभव हो रहे हैं कि नहीं, आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि नहीं, साक्षर हो रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है? विकास। और वृद्धि मतलब केवल आपका मोटापा बढ़ रहा है, लंबाई बढ़ रहा है, ये मात्रात्मक हो गया, वृद्धि हो गया, आप ऐसे समझिए इसको। लेकिन विकास मतलब वृद्धि के साथ साथ अगर आप में कोई क्वालिटी वाली चीज़ें आ रही हैं तो उसको बोलेंगे विकास। ठीक है। एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये है मानव विकास। मानव विकास से क्या तात्पर्य है? तो मानव विकास से तात्पर्य लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना तथा उनके जीवन में सुधार लाना ही क्या कहलाता है? मानव विकास कहलाता है। तो मानव विकास 2 नंबर में अगर पूछेगा तो क्या लिखेंगे? मानव विकास से तात्पर्य लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना तथा उनके जीवन में सुधार लाना। यह व्यक्ति के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, मतलब व्यक्ति को क्वालिटी वाला व्यक्ति बनाता है, गुणात्मक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है मानव विकास। ठीक है। अगला है कि मानव विकास क्यों महत्वपूर्ण है। अगर क्वेश्चन पूछे 2 नंबर में कि मानव विकास किसी देश के लिए, किसी क्षेत्र के लिए या किसी राज्य के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो देश के आर्थिक विकास के लिए ज़रूरी है, राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के लिए, मतलब कि अगर उस देश की या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो सके इसके लिए मानव विकास जरूरी है, और प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण एवं कुशलतम उपयोग है। तो यह 3 चीज़ें हैं जिसको मानव विकास क्या करता है? आगे ले जाता है। मतलब मानव विकास हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि देश के आर्थिक विकास के लिए, राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के लिए, प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण एवं कुशलतम उपयोग है, क्या है? मानव विकास आवश्यक है। अब ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इससे मानव विकास से आपके कम से कम 10 नंबर के सवाल आएंगे, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी मिला करके। ठीक है। मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं? यह एक मापक है जिसके द्वारा किसी देश के लोगों का विकास का मापन उसके स्वास्थ्य, शिक्षा के स्तर और संसाधनों तक उनकी पहुंच के संदर्भ में किया जाता है। स्वास्थ्य, शिक्षा के स्तर और संसाधनों तक उनकी पहुंच के संदर्भ में किया जाता है मानव विकास। यह एक मापक है। इसका मान 0 से 1 के बीच में होता है। ऑब्जेक्टिव में सवाल भी पूछ सकता है कि मानव विकास सूचकांक का मान कितना अधिकतम हो सकता है? 1 और न्यूनतम 0, मतलब 0 से 1 के बीच में ही होता है। अब यह पूछेगा कि मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट कौन जारी करता है? यह ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा हुआ है। तो यूएनडीपी, एक संस्था है यूएनडीपी जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास सूचकांक हर साल जारी किया जाता है रिपोर्ट, और यह 1990 से लगातार प्रकाशित हो रहा है। ठीक है। मानव विकास सूचकांक में कितने सूचकांक का प्रयोग किया जाता है? मतलब जो सूचकांक बनाया जाता है, इंडेक्स जो बनाया जाता है, इसमें कितने सूचकांकों का? तो 3 मुख्य, आपको उत्तर में ऐसे लिखेंगे कि मानव विकास सूचकांक के लिए 3 मुख्य सूचकांकों का प्रयोग होता है। स्वास्थ्य, शिक्षा और आय का स्तर। स्वास्थ्य, शिक्षा और आय का स्तर 3 ऐसे सूचकांक है जो मानव विकास सूचकांक में प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए, 2 नंबर में पूछ सकता है कि मानव विकास के उच्च स्तर वाले किन्हीं 2 देशों के नाम लिखिए। तो 2 देश कौन से? नॉर्वे और आइसलैंड। यह यूरोपीय कंट्री हैं। नॉर्वे और आइसलैंड क्या है? मानव विकास में यहाँ का मान क्या है? बहुत ज़्यादा है, मतलब कि मानव विकास वहाँ पे ज़्यादा है, नॉर्वे और आइसलैंड में। मानव की आर्थिक क्रियाओं से आप क्या समझते हैं? मतलब आर्थिक गतिविधियाँ मानव की क्या हैं, आप इससे क्या समझते हैं? तो मानव के वे क्रियाकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रिया कहलाती है। मानव का वे क्रियाकलाप
जिनसे मानव आय प्राप्त करता है वह क्या कहलाती है? आर्थिक क्रिया कहलाती है। अब मानव की आर्थिक क्रियाओं को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जाता है: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम। ये 5 ऐसी आर्थिक क्रियाएं हैं जो मानव की गतिविधियों से शामिल है। इसको पढ़ने की दृष्टि से 5 भागों में बांटा गया है, लेकिन 3 महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कई बार चौथा पाँचवा भी पूछता है, तो आप लोग सारे यहाँ पर देख लीजिए। इससे भी आपको 5 नंबर कम से कम मिलेगा, ये ऑब्जेक्टिव लघुत्तरी मिला करके। तो प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आर्थिक क्रियाएं क्या कहलाती हैं। मानव के वे क्रियाकलाप जिनसे मानव को आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रिया कहलाती है। यह निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम। तब पूछेगा कि प्राथमिक आर्थिक, ये सबको अलग अलग लिख दिए हैं एक एक करके, और एक एक कोई भी इनमें से एक पूछेगा 2 नंबर में। इन 5 में से या तो ऑब्जेक्टिव में या तो सब्जेक्टिव में आप मान करके चलिए 2 से 3 नंबर का कन्फर्म है। तो प्राथमिक क्रियाएं वे क्रियाएं जिनके लिए मानव प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण जैसे कि भूमि, जल, खनिज इत्यादि की उपलब्धता पर निर्भर रहता है, मतलब कि निर्भर रहता है, उसे कहते हैं प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं। जैसे कृषि, अगर भूमि नहीं रहेगी तो हम कृषि नहीं कर पाएंगे। पशुपालन, मतलब कि प्राकृतिक जीव जंतुओं का पालन हम जो करते हैं। मत्स्य पालन, खनन, लकड़ी काटना वनों से, मधुमक्खी पालन, ये सब क्या कहलाते हैं? प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं। तो इसमें ऑब्जेक्टिव में ये उदाहरण महत्वपूर्ण है, ठीक है। 2 नंबर में तो परिभाषा पूछेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रियाएं हैं। तो प्राथमिक क्रियाएं क्या है? कृषि है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, खनन है, लकड़ी काटना, मधुमक्खी पालना। पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रिया नहीं है, तो इस ऑप्शन के अलावा जो होगा आपको वो लगाना, ठीक है। तो पूछा कृषि क्या है, तो प्राथमिक क्रिया। पशुपालन, यह भी प्राथमिक क्रिया। मत्स्य पालन, यह भी प्राथमिक क्रिया। खनन, लकड़ी काटना, मधुमक्खी पालन, ये सब क्या है? प्राथमिक क्रिया है। अगला है द्वितीयक क्रियाएं। द्वितीयक क्रिया क्या है? प्राकृतिक रूप से प्राप्त कच्चे माल को जब मानव अपने कौशल से उसे नए उपयोगी उत्पाद में बदल देता है तो उसको बोलते हैं द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं। मतलब कि अपने कौशल द्वारा नए उपयोगी उत्पाद में बदलना ही क्या कहलाता है? द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं कहलाता है। मानव जब अपने कौशल से जो कच्चा माल प्रकृति में उपलब्ध है उसको अपने कौशल द्वारा प्रयोग करके नए उपयोगी उत्पाद में बदल दे तो उसको बोलते हैं द्वितीयक आर्थिक क्रिया। इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा? विनिर्माण क्षेत्र आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर पूछे टोकरी बनाना, तो सबसे पहले हम बांस लेंगे। खेती, मान लीजिए बांस की हमने खेती किया तो ये तो प्राथमिक क्रिया हो गई, लेकिन बांस खेती से जब पैदा हुआ, बांस बना, उस बांस का प्रयोग करके हम बांस की टोकरी बना रहे हैं, किसमें आ गया? द्वितीयक आर्थिक क्रिया। तो एक बार सवाल पूछा था कि टोकरी बनाना कौन सी आर्थिक क्रिया है, तो द्वितीयक आर्थिक क्रिया, क्योंकि हम विनिर्माण कर रहे हैं, इसमें किसी नए चीज का निर्माण हमने किया, ठीक है। अगला है तृतीयक क्रियाएं। तृतीयक क्रियाएं वे आर्थिक क्रियाएं वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाएं प्रदान करती हूँ। मतलब कि ऐसी आर्थिक क्रिया है जो वस्तुओं में उत्पादन नहीं करती है, जबकि बल्कि उसके लिए सेवाएं प्रदान करती है, वह क्या कहलाती है? तृतीयक आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि परिवहन, हम मान लीजिए कंपनी है, कोई ये कंपनी है और ये कोई बी शहर है, तो हमको सामान यहाँ से यहाँ तक लेकर के आना है। तो परिवहन के माध्यम से मान लीजिए हमने ट्रक से सामान लेकर के आए, तो ट्रक से जब हम कुछ लेकर के आए यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक, तो इसमें कोई चीज़ उत्पादन थोड़ा ना हुआ, लेकिन क्या हुआ? यह सामान यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, तो हमने सेवा ही तो दिया। तो ये क्या हो जाएगा? परिवहन क्या है? तृतीयक आर्थिक क्रिया। इसमें किसी चीज़ का उत्पादन नहीं होता बल्कि सेवाएं दी जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए टीचर लोग, टीचर क्या करते हैं? बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बच्चों को पढ़ाने के बाद बच्चा शिक्षित होगा। बच्चे ने कुछ निर्माण तो नहीं किया, लेकिन टीचर ने जो ज्ञान दिया उसके आधार पर वह आगे कुछ अनुसंधान का काम करेगा या कुछ कंपनी खोलेगा या कुछ व्यापार करेगा, उसके बाद उत्पादन। तो टीचर ने जो ज्ञान दिया वह क्या कहलाएगा? वह तृतीयक क्रिया है। तो जैसे बैंक हो गया, बीमा हो गया, स्वास्थ्य सेवाएं हो गई, संचार हो गया, शिक्षा सेवाएं हो गई, व्यापार, वाणिज्य, ये सब क्या है? यह तृतीयक क्रियाएं होती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें परिवहन, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सेवाएं, बैंक, बीमा, ये सब क्या कहलाती हैं? तृतीयक आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। मतलब जिनमें सेवा प्रदान की जाती है, उत्पादन नहीं किया जाता है, वो क्या कहलाती है? तृतीयक आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। अगला है चतुर्थक क्रियाएं। चतुर्थक क्रियाएं वे आर्थिक क्रियाएं जिनमें ज्ञान, सूचना, शोध और तकनीकी पर आधारित होती हैं, वे चतुर्थक आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। तो जो आर्थिक क्रिया ज्ञान, सूचना, शोध, तकनीक पर आधारित होती है उसे चतुर्थक आर्थिक क्रिया कहलाते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज़ आ रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, शोध और विकास। कई बार पूछा हुआ है कि शोध और विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट
किस आर्थिक क्रिया के अंतर्गत शामिल है? तो ये किस आर्थिक क्रिया के अंतर्गत? चतुर्थक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत। मीडिया हो गया, सूचना सेवा, ये सब क्या है? चतुर्थक आर्थिक क्रियाएं। आखिरी पंचम आर्थिक क्रियाएं क्या कहलाती हैं? जो आर्थिक क्रियाएं मानव के कल्याण के लिए, सामाजिक सेवा के लिए, व्यक्तिगत सेवाओं से संबंधित होती है उसे पंचम आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे कि सामाजिक कार्य, अनाथालय, रक्षा सेवा, विशेषज्ञ, निर्णयकर्ता, परामर्शदाता, जो आप काउंसलिंग कराने जाते हैं, परामर्श किसी से लेते हैं, ये सब किस में आएगा? पंचम। तो कई बार ये तीनों पूछा हुआ है कि विशेषज्ञ, निर्णयकर्ता और परामर्शदाता किस आर्थिक क्रिया के अंतर्गत? तो पंचम आर्थिक क्रिया के अंतर्गत। ठीक है। अगला है विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? विनिर्माण, अभी आपने पूछा विनिर्माण कौन सी आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आती है? द्वितीयक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत। तो विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? तो विनिर्माण से तात्पर्य किसी वस्तु के उत्पादन से है, मतलब इसमें किसी वस्तु का उत्पादन होता है। जैसे लोहे व इस्पात से विभिन्न प्रकार के यंत्र एवं मशीनों का निर्माण करना है, क्या कहलाएगा? विनिर्माण। ठीक है। तो विनिर्माण पूछेगा 2 नंबर में, तो क्या होता है कि विनिर्माण से तात्पर्य किसी वस्तु के उत्पादन से है, जैसे लोहे व इस्पात से विभिन्न प्रकार के यंत्र मशीनों का निर्माण करना। अगला है कुटीर उद्योग। सारे दो नंबर वाले सवाल हैं, आप एक एक करके देखते जाइए। कुटीर उद्योग के बारे में उदाहरण सहित समझाइए। तो ऐसे उद्योग जिनमें लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर के स्थानीय कच्चे माल की सहायता से घर पर ही दैनिक उपयोग की वस्तुओं का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कुटीर उद्योग। नाम से कुटी, कुटी मतलब झोपड़ी, मतलब ये पहले के जो लोग झोपड़ी में रहते थे उसी के नाम पे कुटीर, मतलब जो घर के अंदर चीज़ बनाई जाती है और वहीं के लोकल चीज़ों से मिला करके बनाई जाती है, उपयोग करके बनाई जाती है और घर में उपयोग करने वाली वस्तु बनाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? कुटीर उद्योग बोलते हैं। जैसे कि माचिस उद्योग, जैसे कि अचार उद्योग जो सबसे कॉमन है। अचार के लिए क्या करते हैं? अपने आसपास खेती करते हैं और उसी से उत्पादन करके अचार बना करके बेचते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? कुटीर उद्योग। मोमबत्ती उद्योग, जैसे टोकरी बनाना, टोकरी उद्योग, किसी बांस की चीज़ों को बनाना, ये सब क्या कुटीर उद्योग है। तो कुटीर उद्योग क्या लिखेंगे? ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रख लीजिएगा। ऐसे उद्योग जिनमें लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर स्थानीय कच्चे माल की सहायता से घर पर ही दैनिक उपयोग की वस्तुओं का निर्माण करते हैं, उन्हें कुटीर उद्योग बोलते हैं। जैसे जितने भी छोटे मोटे उद्योग है, अचार उद्योग हो गया, पापड़ उद्योग हो गया, मोमबत्ती उद्योग हो गया, माचिस उद्योग, ये सब क्या है? कुटीर उद्योग है। अगला है स्वच्छंद उपयोग। नाम से स्पष्ट है, यह स्वतंत्र है किसी चीज़ का, स्वतंत्र है किसी चीज़ से। तो स्वच्छंद उद्योग किसे कहते हैं? इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? वे उद्योग जो सामान्यतः किसी कच्चे माल पर निर्भर नहीं रहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में सवाल ऐसे पूछेगा कि जो उद्योग कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते हैं उन्हें कौन सा उद्योग कहते हैं? तो स्वच्छंद उद्योग कहते हैं। या स्वच्छंद उद्योग किसे कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं जो कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते हैं, स्वच्छंद उद्योग कहलाते हैं। इनकी विशेषता पूछेगा अगर 2 नंबर में, तो इसमें श्रमिकों की आवश्यकता कम होती है, कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते हैं और इनसे प्रदूषण भी सामान्यतः क्या होता है? कम होता है। तो 3 विशेषताएं, श्रमिकों की आवश्यकता कम, कच्चे माल पर निर्भरता नहीं और प्रदूषण सामान्यतः कम होता है, ये होते हैं स्वच्छंद उद्योग। अगला है स्थानांतरित कृषि। नाम से स्पष्ट है, स्थान बदल करके कृषि करना, स्थानांतरित कृषि। इस प्रकार की कृषि पद्धति में कोई भूमि का टुकड़ा कुछ समय तक फसल उगाने के लिए चुना जाता है और फिर उपजाऊपन कम होने पर बाद इसका परित्याग करके दूसरी जगह कृषि की जाती है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई बड़ा सा क्षेत्र है, इसमें ये वाला इलाका चुना गया, ये वाला कि हम इस साल इस पे खेती करेंगे। तो मान लीजिए इस पर आपने 2 बार 3 बार खेती किया, उसके बाद इसकी उत्पादकता कम हो गई, तो इस जगह को छोड़ करके अब दूसरी वाली जगह को नए जगह पे यहाँ से खेती यहाँ शिफ्ट कर दी जाएगी और यहाँ पे खेती, इसी को बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। तो इसको शब्दों में कैसे लिखेंगे? इस प्रकार की कृषि पद्धति में कोई भूमि का टुकड़ा कुछ समय तक के लिए फसल उगाने के लिए चुना जाता है और फिर उपजाऊपन कम होने के बाद इसका परित्याग, इसको छोड़ दिया जाता है और फिर दूसरी जगह पे खेती की जाती है। अगला सबसे इम्पोर्टेंट, झूम कृषि। ठीक है, झूम कृषि को समझाइए। इसमें खेती के लिए क्षेत्र की वनस्पति को काटकर जलाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई क्षेत्र चुना और यहाँ पे ढेर सारे वनस्पति हैं, तो इस वाले वनस्पति को काट करके क्या किया? जला दिया जाता है। पहले समझ लीजिए, इसको जलाया गया तो जलाने के बाद राख बचेगी, तो राख यहीं पर रहेगी और इस राख से इस भूमि का उपजाऊपन बढ़ जाएगा, उसके बाद इस पर खेती की जाती है। लेकिन 2 बार 4 बार 10 बार कुछ समय तक खेती करने के बाद इसका उपजाऊपन कम हो जाएगा, फिर इसको छोड़ करके फिर इस नई वाली भूमि को, यहाँ के वनस्पतियों को जलाया जाएगा काट करके, और फिर यहाँ जब उपजाऊपन हो जाएगा तो फिर यहाँ खेती की जाएगी। तो फिर यहाँ को छोड़ करके यहाँ आ गए, काम वही हो रहा है लेकिन इसमें वनस्पतियों को जला करके दूसरी जगह खेती की जाती है। इसका नाम पड़ा झूम कृषि।
तो इसको शब्दों में कैसे लिखेंगे, इसमें खेती के लिए क्षेत्र की वनस्पति को काट कर जला दिया जाता है, जिससे उसके राख से वहाँ की मिट्टी क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है और उस पर खेती की जाती है। पुनः जब उसकी उपजाऊपन कम हो जाती है या उसकी उत्पादकता कम हो जाती है तो फिर किसी दूसरे क्षेत्र की वनस्पति को काट कर जलाया जाता है और वहाँ पर खेती की जाती है। भारत में झूम कृषि मुख्यतः पूछेगा कि कहाँ की जाती है, तो उत्तर पूर्वी राज्यों में, जो उत्तर पूर्वी राज्य जैसे नागालैंड, मिजोरम वगैरह, वहाँ पे की जाती है झूम कृषि। तो भारत में पूछेगा कि भारत में मुख्य रूप से झूम कृषि कहाँ की जाती है, तो कहाँ की जाती है, उत्तर पूर्वी राज्यों में। अब देखिए यह 2 नंबर में या 1 नंबर में कन्फर्म आएगा कि किस देश में झूम कृषि को किस नाम से जानते हैं। जैसे भारत में किस नाम से जानते हैं, झूम कृषि के नाम से जानते हैं। तो ऐसे ही पूछेगा झूम कृषि को वेनेजुएला में किस नाम से जानते हैं, तो कोनुको नाम से जानते हैं। कोनुको कहाँ पे, वेनेजुएला में। उल्टा भी पूछ सकता है कि कोनुको झूम कृषि किस देश में कहते हैं, तो वेनेजुएला में कहते हैं। मलेशिया में किस नाम से जानते हैं, लादांग के नाम से जानते हैं। मध्य अमेरिका और मैक्सिको में किस नाम से जानते हैं, मिल्पा नाम से जानते हैं। मध्य एशिया मैक्सिको दोनों में मौ है, ध्यान रखिए, कहाँ पे, मिल्पा में। मध्य अमेरिका और मैक्सिको, मिल्पा, ठीक है। अगला है ब्राज़ील। ब्राज़ील में किस नाम से, रोका, ब्राज़ील को रोक दिया, मतलब कि ब्राज़ील में रोका नाम से जानते हैं झूम कृषि को। अगला वियतनाम में रे नाम से, वियतनाम रे, ठीक है। या रे झूम कृषि कहाँ पे होती है, तो वियतनाम में। और श्रीलंका में चेना। तो कई बार आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसे 4 ऑप्शन इधर दिया रहेगा और 4 इधर, कहेगा कौन सा मिलान सही नहीं है, तो कोई एक ऐसा दिया रहेगा जिसका उत्तर अलग दिया रहेगा। तो ये आप याद रख लिए, इसमें कंफर्म में 2 मार्क्स के आएंगे। वेनेजुएला में कोनुको नाम से, मलेशिया में लदांग नाम से, मध्य अमेरिका और मैक्सिको में मिल्पा नाम से, ब्राज़ील में रोका नाम से, वियतनाम में रे नाम से और श्रीलंका में चेना नाम से, ठीक है। अगला है शुष्क कृषि से आप क्या समझते हैं। शुष्क कृषि मतलब सूखी वाली। जिस कृषि पद्धति में वर्षा की आवश्यकता कम और सिंचाई की सुविधा सीमित होती है उसे शुष्क कृषि कहते हैं। मतलब इसको परिभाषा में कैसे लिखेंगे, जिस कृषि पद्धति में वर्षा की आवश्यकता कम और सिंचाई की सुविधा सीमित होती है उसे शुष्क कृषि कहते हैं। इसमें कम पानी में उगने वाली फसलें उगाई जाती हैं, मतलब ऐसी फसल उगाई जाती है जिसमें पानी की आवश्यकता कम हो, जैसे कि ज्वार, बाजरा, चना, मूंगफली, ये सब क्या है, इसमें पानी की आवश्यकता कम होती है और ये शुष्क कृषि के प्रमुख फसल हैं, ठीक है। तो शुष्क कृषि पूछेगा तो क्या होती है कि वर्षा की आवश्यकता कम और सिंचाई की सुविधा सीमित होती है, मतलब कम होती है, उसे क्या कहते हैं, शुष्क कृषि कहते हैं। अगला है गहन कृषि। गहन कृषि या डीप कृषि, डीप एग्रीकल्चर। जिस कृषि पद्धति में कम भूमि से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए विभिन्न तकनीकों का प्रयोग किया जाता है उसे गहन कृषि या सघन कृषि कहते हैं। मतलब कि कम क्षेत्र में ही ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने के लिए विभिन्न प्रकार के तकनीकों का, विभिन्न प्रकार के अच्छे बीजों का प्रयोग किया जाए, उसको बोलते हैं गहन कृषि। इसकी मुख्य फसल धान, गेहूँ, गन्ना, ये सब है, ठीक है। तो गहन कृषि पूछेगा तो ऐसी कृषि पद्धति जिसमें कम भूमि से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए विभिन्न तकनीकों का प्रयोग किया जाए उसे गहन कृषि या सघन कृषि कहते हैं। इसकी मुख्य फसल धान, गेहूं, गन्ना है, ठीक। अगला है रोपड़ कृषि। रोपड़ कृषि किसे कहते हैं, तो रोपड़ कृषि एक व्यावसायिक कृषि है, मतलब व्यवसाय के उद्देश्य से यह कृषि की जाती है तथा यह एक फसली कृषि है। रोपड़ कृषि एक व्यावसायिक कृषि है और एक फसली कृषि है। इसके लिए कृषि क्षेत्र का आकार बहुत बड़ा होता है जिसे बागान कहते हैं। जैसे चाय के बागान, आप नाम सुने होंगे पश्चिम बंगाल में या असम में चाय के बागान, तो इसमें यह एक रोपड़ कृषि है, ठीक है, चाय। तो इसके प्रमुख फसल पूछेगा तो चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, रबड़ हो गया, कोको हो गया, केला, गन्ना, कपास, ये सब क्या है, रोपड़ कृषि है। तो रोपड़ कृषि का एग्जाम्पल पूछेगा तो चाय, कॉफ़ी, रबड़, कोको, केला, कपास, गन्ना, ये सब क्या है, रोपड़ कृषि है। पूछेगा रोपड़ कृषि किसे कहते हैं, तो यह एक व्यावसायिक कृषि है जो एक फसली होती है। इसमें कृषि क्षेत्र के लिए बहुत बड़े आकार को चुना जाता है जिसे बागान भी कहते हैं, ठीक है। खनन से आप क्या समझते हैं, खनन मतलब खोदना पृथ्वी के भूपर्पटी में। तो खनन से आप क्या समझते हैं, भूपर्पटी के मूल्यवान धात्विक और अधात्विक खनिजों को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, खनन कहते हैं। खनन से आप क्या समझते हैं, भूपर्पटी से मूल्यवान धात्विक और अधात्विक खनिजों को निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, खनन कहलाती है। अगला है 4 खरीफ फसलों के नाम बताइए। आपने 2 महत्वपूर्ण फसलों के नाम सुने होंगे, एक होता है खरीफ और एक होता है रबी फसल।
तो ऑब्जेक्टिव में या 2 नंबर में पूछ सकता है। अब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल है या नहीं है, या कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी फसल है या नहीं रबी है। तो 2 नंबर में पूछेगा तो आपको 4 खरीफ फसलों के नाम लिखने हैं। तो याद रखिएगा, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली। ये इम्पोर्टेंट इसमें मूंगफली है, कपास और मूंगफली, ये कई बार पूछा हुआ है। तो खरीफ फसलों में कौन कौन सी है? धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, कपास है, मूंगफली है। ठीक है। इसकी बुआई कई बार पूछता है, तो खरीफ फसलों की बुआई जून जुलाई में होती है। धान से याद रखिएगा, धान की बुआई कब होती है? जब मानसून का सीजन आता है, बरसात का समय जब शुरू होता है तो उसमें धान की बुआई होती है। अगला है रबी फसल। रबी की सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? गेहूँ। जैसे कि खरीफ की महत्वपूर्ण फसल धान है, वैसे रबी की महत्वपूर्ण फसल गेहूँ है। तो गेहूँ के साथ सरसों, मटर, चना, जौ, ये 4 फसल पूछेगा। तो गेहूँ, सरसों, मटर, चना, जौ, ये क्या है? रबी फसल है। इसकी बुआई कब होती है? ठंडी के महीने में, अक्टूबर नवंबर में बुआई इसकी शुरू होती है। ठीक है। भारत में चाय उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। ऐसे राज्यों के नाम बताइए जहाँ पे चाय का उत्पादन किया जाता है। तो सबसे पहले असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, ये 4 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे क्या होता है? चाय का उत्पादन किया जाता है। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल। उद्योगों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने आधारों पर किया जाता है? जो उद्योग हैं, किस तरह के उद्योग हैं, इनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, कितने आधारों पर किया जाता है? तो उद्योगों का वर्गीकरण मुख्यतः 4 आधारों पर किया जाता है। यह सवाल पूछा हुआ है। कितने आधारों पर? 4 आधारों पर। पहला है आकार के आधार पर, मतलब कि उद्योग छोटे हैं, कुटीर हैं कि बड़े हैं, तो उसको आकार के आधार पर। कच्चे माल के आधार पर, ऐसे उद्योग जो कच्चे माल पर निर्भर रहते हो उनको बोलते हैं कच्चे माल के आधार पर। जैसे कि चीनी उद्योग। चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल क्या है? गन्ना है। गन्ना से हमें चीनी मिलता है। या अब वर्तमान में चुकंदर से भी चीनी बनाई जाती है, जो दक्षिण भारत में। तो कच्चे माल के आधार पर दूसरा। तीसरा है उत्पाद के आधार पर। जैसे कागज उद्योग। कागज उद्योग क्या है? किसी चीज़ के लिए उत्पादन करना, मतलब कि उत्पाद के आधार पर कागज उद्योग। अगला है स्वामित्व के आधार पर, उस कंपनी का मालिक कौन है। तो अगर सरकारी कंपनी है तो उसको बोलेंगे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, उस पर मालिक कौन होता है? उसका सरकार होती है। निजी क्षेत्र के उद्योग, जैसे किसी व्यक्तिगत आदमी का उद्योग, कोई कंपनी लगाया प्राइवेट, उसको बोलेंगे निजी क्षेत्र के उद्योग। और तीसरा संयुक्त क्षेत्र, मतलब इसमें सरकार और निजी दोनों मिलकर के काम करते हैं, उनको बोलते हैं संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। तो पूछेगा उद्योगों का वर्गीकरण कितने आधारों पर? 4 आधारों पर। आकार के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, उत्पाद के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। ठीक है। अब एक एक करके समझिए। क्वेश्चन पूछेगा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के बारे में बताइए, या निजी क्षेत्र के उद्योगों के बारे में, या संयुक्त क्षेत्र के। एक एक करके समझ लिए, 2-2 नंबर में पूछेगा ये। तो पूछेगा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। तो ऐसे उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहते हैं जो देश की सरकार के अधीन होते हैं। मतलब कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग देश की सरकार के अधीन होते हैं, और ये मुख्यतः क्या होते हैं? समाजवादी देशों में। समाजवाद मतलब समाज का जहाँ कल्याण करना रहता है, समाजवादी देश। ऐसे देशों में ये कौन से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग ज़्यादा पाए जाते हैं। तो जिस पर क्या होगा? ऐसे उद्योगों पर सरकार की मतलब इस पे सरकार के अधीन होंगे। जैसे कि जितने भी सरकारी बैंक हैं, बैंक सरकारी भी हैं, प्राइवेट भी हैं। तो जो बैंक सरकारी वाले हैं वह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहलाते हैं। मतलब उस पर सभी का अधिकार होता है, कुल मिलाकर देश की सरकार का अधिकार होता है। अगला है निजी क्षेत्र के उद्योग। निजी क्षेत्र के उद्योग किसी निजी व्यक्ति के अधीन होते हैं। मतलब इसका मालिक कौन होगा? कोई निजी व्यक्ति होगा। ये मुख्यतः पूंजीवादी देशों में, जैसे कि अमेरिका में क्या है? जितनी कंपनियां हैं, अधिकांश कंपनियां सब किसी पूंजीवादी की हैं, किसी प्राइवेट आदमी की हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर कौन सी कंपनियां मिलेंगी? निजी क्षेत्र की कंपनियां मिलेंगी। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, ऐसे उद्योग जिस पर सरकार का भी और निजी दोनों व्यक्तियों का अधिकार होता है, उसको बोलते हैं संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। मतलब कि सरकार और निजी दोनों मिल करके उसे संचालित करते हैं। जैसे कि भारत में कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिसमें सरकार का भी वो है और निजी व्यक्तियों का भी अधिकार है। ठीक है। अगला है उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों को बताइए। मतलब उद्योग कहाँ स्थापित होगा, इसके कौन कौन से कारक हैं, मतलब कैसे डिसाइड होगा कि उद्योग यहाँ लगना चाहिए या यहाँ नहीं लगना चाहिए, वो कारक कौन कौन से। तो पहले जहाँ कच्चा माल होगा वहाँ उद्योग लगेगा। कच्चे माल की उपलब्धता, श्रम की उपलब्धता, हो सकता है सब कुछ हो लेकिन लोग ही काम करने वाले लोग ही ना रहे, तब भी वहाँ उद्योग नहीं लगेगा। तो श्रम की उपलब्धता भी होनी चाहिए। पूंजी, कच्चा माल भी है, श्रम भी है, लेकिन पैसा ना हो, संपत्ति ना हो, पूंजी ना हो, तो आप उद्योग चला नहीं पाएंगे। मतलब मजदूरी कहाँ से लेबरों को देंगे? तो पूंजी। तीसरा है ऊर्जा के स्रोत, मतलब जैसे बिजली, पानी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए।
तो ऊर्जा के स्रोत जहाँ पे होंगे। तीसरा अनुकूल जलवायु, ऐसा ना हो कि दिन भर बारिश ही हो रही है, दिन भर गर्मी ही हो रही है बहुत ज़्यादा, तो अनुकूल दशाएं भी होनी चाहिए जलवायु की, ठीक है। तो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कच्चे माल की उपलब्धता, श्रम की उपलब्धता, पूंजी, ऊर्जा के स्रोत और अनुकूल जलवायु दशाएं। अगला है औद्योगिक और व्यापारिक नगरों में अंतर बताइए, मतलब औद्योगिक नगर और व्यापारिक नगर में अंतर बताइए। तो सबसे पहले औद्योगिक नगर, वे नगर जिनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार उद्योग है, मतलब जिनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार उद्योग है, औद्योगिक नगर कहलाते हैं। जैसे कि जमशेदपुर, दुर्गापुर, बोकारो, यहाँ पे क्या है, केवल उद्योग लगाए गए हैं, इसीलिए इनको औद्योगिक नगर भी बोला जाता है, ठीक है। जिनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार उद्योग हो उन्हें क्या बोलेंगे, औद्योगिक नगर। अगला है व्यापारिक नगर। व्यापारिक नगर जिन नगरों के विकास का मुख्य रूप से व्यापार, वाणिज्य और व्यापार पर आधारित होता है, मतलब कि वे नगर जिनका विकास मुख्य रूप से व्यापार, वाणिज्य और बाजार पर आधारित होता है उन्हें व्यापारिक नगर कहते हैं। जैसे कि मुंबई, मुंबई में आप देखिए व्यापार, कोलकाता में, सूरत में, यहाँ पे क्या होता है, जैसे कपड़े का व्यापार सूरत में, ठीक है। तो इनको क्या बोलेंगे, व्यापारिक नगर बोलेंगे। जहाँ पे व्यापार, वाणिज्य और बाजार पर आधारित होता है उनका विकास जिस शहर का, उसको बोलते हैं व्यापारिक नगर। अगला है लौह इस्पात उद्योगों को आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं, मतलब जो लौह इस्पात उद्योग है उनको आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं। तो लौह इस्पात उद्योग के उत्पाद को ही अन्य वस्तुओं को बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। आप बताइए कोई भी ऐसी फैक्ट्री है जो बिना लोहे की मशीन के काम कर सकती, नहीं। तो इसीलिए लौह इस्पात उद्योग क्या होते हैं, आधारभूत, क्योंकि लौह इस्पात उद्योगों में ही मशीनों के पुर्जे बनाए जाते हैं, मशीनों के उपकरण बनाए जाते हैं, मशीन बनाई जाती है लोहे की, इसीलिए इनको आधारभूत उद्योग कहते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो लौह इस्पात उद्योग के उत्पाद को ही अन्य वस्तुओं के बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे कि सभी उद्योगों के लिए लौह इस्पात उद्योग से उनके लिए यंत्र एवं मशीनों का निर्माण किया जाता है, ठीक है। लौह इस्पात उद्योग कैसा उद्योग है, कई बार ऑब्जेक्टिव पूछेगा, तो यह भारी उद्योग है, ठीक है। भारी उद्योग मतलब हल्का उद्योग नहीं है, ये भारी उद्योग है। अगला है सन नगर किसे कहते हैं, सन नगर, वे नगर जहां लोग निवास करते हैं लेकिन काम करने के लिए पास के बड़े शहरों में जाते हैं, नगर में जाते हैं, उन्हें सन नगर कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये है दिल्ली, और दिल्ली के बगल में है क्या, नोएडा। आप देखिए काम करने के लिए लोग नोएडा में रहते हैं और सारी जो ऑफिसेज हैं दिल्ली में हैं, तो दिल्ली में रहने की जगह कम है तो लोग यहाँ नोएडा में रहते हैं और नोएडा से काम करने के लिए दिल्ली जाते हैं, तो यह नोएडा क्या कहलाएगा, सन नगर कहलाएगा दिल्ली के लिए, ठीक है। ऐसे मान लीजिए कोई बड़ा शहर है बम्बई है, तो बम्बई के आसपास ऐसे जो छोटे मोटे शहर जहाँ पे लोग केवल रहते हैं सस्ते के चक्कर में, चाहे जगह के चक्कर में, और लोग वहाँ से काम करने के लिए बम्बई में आते हैं, तो इसको बोलेंगे सन नगर। तो सन नगर वे नगर जहाँ लोग निवास करते हैं लेकिन काम करने के लिए पास के बड़े नगरों में जाते हैं, उन्हें सन नगर कहते हैं। जैसे कि नोएडा दिल्ली के लिए। सन नगर की संकल्पना कई बार पूछा है कि किसने दिया था, तो पैट्रिक गिडीज ने दिया था, नाम याद रखिएगा, पैट्रिक गिडीज। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि सन नगर की संकल्पना किसने दिया था, तो पैट्रिक गिडीज ने दिया था। अगला है उत्तर भारत के 4 सूती वस्त्र उद्योगों के नाम बताइए, मतलब उत्तर भारत जो ये अपना भारत है, तो उत्तर भारत में ऐसे राज्यों के नाम बताइए जहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग विकसित है। तो कानपुर, पहला है कानपुर, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। दूसरा अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में। और तीसरा है लुधियाना, कहाँ है, पंजाब में। और उसके बाद से दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी है। ये 4 ऐसे जगह हैं जहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग अच्छे से विकसित हैं, कानपुर, अहमदाबाद, लुधियाना और दिल्ली। अगला है खेतड़ी, कई बार पूछा हुआ सवाल है, खेतड़ी किस राज्य में है और यह किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो खेतड़ी किस राज्य में, राजस्थान में। यहाँ तांबा उत्पादन होता है, मतलब कि तांबे के उत्पादन और खनन का केंद्र है, और यहाँ पर तांबा गलाने का कारखाना भी है, तो तांबे से संबंधित है, बस इतना याद रखिएगा। कहाँ पे है, राजस्थान में है। मतलब यहाँ पे खनन के माध्यम से तांबे का निष्कर्षण भी होता है, निकाला भी जाता है, और इसको गलाया भी जाता है, गलाने का कारखाना भी है तांबे का, ठीक है। जुड़वा शहर, जैसे जुड़वा लड़के होते हैं, जुड़वा लड़कियाँ होती हैं, उसी तरह से जुड़वा शहर भी होते हैं। मतलब ऐसे समझिए जैसे जुड़वा लड़के हुए तो दोनों का एक साथ विकास होता है, उसी तरह से ये शहर भी ऐसे होते हैं जो आसपास के शहर होते हैं और जिनका विकास एक के होने की वजह से दूसरा का भी हो रहा है, मतलब कि दोनों एक साथ विकसित होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं जुड़वा शहर। जब 2 पास पास स्थित शहर समय के साथ विकसित होते रहते हैं और दोनों एक दूसरे में जुड़ जाते हैं तो उन्हें बोलते हैं जुड़वा शहर। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कोई शहर है, जैसे मान लीजिए दिल्ली है, दिल्ली बड़ा एक यूनियन टेरिटरी है,
लेकिन आप देखे होंगे एक नई दिल्ली है और एक पुरानी दिल्ली है, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली। लेकिन अब इनको अंतर करना मुश्किल हो गया, क्योंकि जो नई दिल्ली वाला इलाका है वह पूरे दिल्ली में ऐसे समाहित हो गया कि दोनों का अंतर कर पाना मुश्किल है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, यह कहलाएंगे जुड़वा शहर। जैसे हैदराबाद, सिकंदराबाद दोनों आसपास के हैं और दोनों एक साथ विकसित हुए हैं, लेकिन दोनों अब आपस में मिल चुके हैं। तो अब अंतर करना मुश्किल है कि ये शहर कहाँ तक है, ये शहर कहाँ तक है। दोनों आपस में क्या हो गए, जैसे कि ये भी शहर ए है, मान लीजिए ये शहर बी है, दोनों का विकास हो रहा है, ऐसे बड़ा हो रहा है और बड़ा होते होते आपस में मिल गए, तो ये क्या कहलाएंगे, जुड़वा शहर कहलाएंगे। कोलकाता, हावड़ा एक साथ विकसित हुए आसपास के। अहमदाबाद, गांधीनगर, ये एग्जाम्पल याद रखिए, एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव में पूछा है। तो जुड़वा शहर कौन से हैं, हैदराबाद, सिकंदराबाद, कोलकाता, हावड़ा और अहमदाबाद, गांधीनगर। ठीक है, और एक रांची के साथ भी है, वो भी याद रखिएगा। तो जुड़वा शहर जब दो पास पास स्थित शहर समय के साथ विकसित होते हैं और एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो उन्हें जुड़वा शहर कहते हैं। अगला है बस्तियों के प्रकार। तो बस्तियां मुख्यतः दो प्रकार से, ग्रामीण बस्तियां और नगरीय बस्तियां, दो ही बस्तियां होती हैं, ग्रामीण बस्तियां और नगरीय बस्तियां। अब लेकिन इनका प्रतिरूप कई बार पूछता है कि सीढ़ी नुमा प्रतिरूप वाली बस्ती कहाँ पाई जाती है। सीढ़ी नुमा का मतलब जैसे कि ये वाली, ऐसे ये पहाड़ है तो इसके ऊपर ऐसे, इसके चारों तरफ ऐसे बस्ती विकसित होगी, मतलब नीचे से ऊपर तक में, तो दूर से सीढ़ी की तरह दिखाई। जैसे मान लीजिए पहाड़ है तो यहाँ पे एक बस्ती बनी, यहाँ बनी, यहाँ बनी, और ये चारों तरफ ऐसे फैली रहेगी, तो इसको क्या बोलेंगे, सीढ़ी नुमा। तो सीढ़ी नुमा प्रतिरूप वाली बस्ती कहाँ पाई जाती है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। एग्जाम्पल पूछेगा। रेखी प्रतिरूप, रेखी का मतलब जैसे कि मान लीजिए नदी है और इसी के आसपास लोग अपना घर बना के रहने लगे, तो ये देखिए दूर से ऐसे रेखा की तरह से दिखेगा, तो रेखीय प्रतिरूप। तो सड़क के किनारे, नदी या नहर के किनारे जो शहर विकसित होते हैं उनको बोलते हैं रेखीय प्रतिरूप बस्ती। वृत्ताकार प्रतिरूप, वृत्ताकार प्रतिरूप जैसे कि कोई झील है या तालाब है, इसके गोल गोल चारों तरफ लोग रहने लगे, तो ऊपर से देखने में कैसा लगे, वृत्ताकार। तो वृत्ताकार प्रतिरूप बस्ती कहाँ विकसित होती है, झील के किनारे, तालाब के किनारे। जैसे नैनीताल, कई बार पूछा है, जो नैनीताल जगह है, नैनीताल बस्ती जो विकसित हुई है कैसी है, तो वृत्ताकार है। ठीक है। आयताकार प्रतिरूप, यह समतल मैदानी इलाकों में विकसित होती है। यह बस्ती कहाँ विकसित होगी, आयताकार प्रतिरूप वाली बस्ती समतल मैदानी इलाकों में। ठीक है, ये एग्जाम्पल याद रखिएगा चारों का। ग्रामीण बस्तियों की चार विशेषताएं बताइए, ग्रामीण बस्तियों की चार विशेषताएं। तो आप सभी लोग देखे होंगे गांव में जनसंख्या कम, मुख्य व्यवसाय क्या होता है, कृषि, उद्योग नहीं होंगे वहाँ पे, मुख्य व्यवसाय कृषि। सामाजिक जीवन क्या होता है, सरल होता है, सामाजिक जीवन सरल होता है, और प्रदूषण सामान्यतः नगरों की तुलना में यहाँ पे कम होता है। तो चार मुख्य विशेषताएं ग्रामीण बस्तियों की, जनसंख्या कम, मुख्य व्यवसाय कृषि, सामाजिक जीवन सरल, और प्रदूषण क्या होता है वहाँ पे कम होता है। अगला है नगरीकरण से उत्पन्न समस्याओं की विवेचना कीजिए। मतलब नगरीकरण से समस्याएं जो उत्पन्न हो रही हैं उनको बारे में बताइए। तो क्या हो गया, जनसंख्या वृद्धि और आवास की कमी हो रही है। आप शहरों में जाइए, आवास की कमी, फ्लैट के ऊपर फ्लैट बनाए जा रहे हैं क्योंकि जगह वहाँ पे कम है, तो आवास की कमी हो रही है। जनसंख्या वृद्धि वहाँ तेजी से हो रही है। दूसरा वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि हो रही है क्योंकि वहाँ पे कारखाने भी लगाए जा रहे हैं और वाहनों की संख्या की वजह से प्रदूषण और ध्वनि दोनों बढ़ रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, वायु, जल, ध्वनि प्रदूषण की वृद्धि हो रही है। बेरोजगारी और मलिन बस्तियों का विकास हो रहा है। अब देखिए जितने भी बड़े शहर हैं उसके आसपास एक मलिन बस्ती जरूर, मतलब जो छोटे मोटे काम करने वाले लोग हैं, साफ सफाई काम करने वाले लोग, यहीं मलिन बस्ती में रहते हैं। तो बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है और मलिन बस्तियों का विकास हो रहा है। यह है नगरीकरण से उत्पन्न समस्याएं। अगला है सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल जिसको डेवलपमेंट बोलते हैं। सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं, तो ऐसा विकास जिनमें वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करते हुए, मतलब कि जो लोग वर्तमान में अभी हैं उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से साथ समझौता ना किया जाए। मतलब कि जो अभी हमारे पास संसाधन है उनको ऐसे प्रयोग करना कि हमारी की तो ज़रूरतें पूरा हो जाए, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी संसाधन बचा रहे, इसकी भी चिंता की जाए। इसको बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। ठीक है, जैसे भारत के पास जितनी संपत्ति है, वर्तमान में जितने लोग हैं, अगर सब लोग सोचे कि नहीं अभी हम खत्म कर लें और भविष्य की चिंता ना करें, तो उसके क्या हो, सतत पोषण विकास नहीं कहलाएगा। सतत पोषण विकास ये कहलाएगा कि नहीं, हम आने वाली जो पीढ़ियाँ 20-25 साल 50 साल बाद जो पीढ़ियाँ उनके लिए भी हमको बचा के जाना है, तो उसको बोलेंगे सतत पोषणीय विकास। ऐसा विकास जिनमें वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं के साथ समझौता न किया जाए, उसको बोलेंगे सतत पोषणीय विकास। भारत में मलिन बस्ती की समस्याओं को बताइए। मलिन बस्ती जो गंदी बस्तियां जिनको बोलते हैं, गंदगी जहाँ पे ज़्यादा होती है, शहरों के आसपास होते हैं,
तो वहाँ पे क्या है, गरीबी और बेरोजगारी की समस्या है, स्वच्छता और पेयजल की कमी है। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्र से तेज प्रवास हो रहा है, गांव के जो छोटे गरीब लोग हैं उस मलिन बस्तियों में तेजी से आकर के रह रहे हैं, ताकि वहाँ पे शहर के पास रहेंगे, जाकर के काम करेंगे। मूलभूत सुविधाओं की कमी है, जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं और सुविधाएं क्या है वहाँ पे कम पाई जा रही हैं। तो मलिन बस्तियों की समस्याएं क्या है, गरीबी और बेरोजगारी, स्वच्छता और पेयजल की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों से तेज प्रवास, मूलभूत सुविधाएं। ठीक है। अगला है निजीकरण से आप क्या समझते हैं, प्राइवेटाइजेशन जिसको बोलते हैं, जो वर्तमान में चल रहा है भारत में। निजीकरण से आप क्या समझते हैं, तो जब सरकारी संस्थाओं और सेवाओं को निजी क्षेत्रों के हाथों में सौंप दिया जाता है, मतलब उसकी जितना मालिकाना हक है, पहले सरकार का उस पर नियंत्रण था, अब उस पर निजी व्यक्तियों का अधिकार हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे निजीकरण। मतलब कि जब सरकारी संस्थाओं और सेवाओं को निजी क्षेत्रों के हाथों में सौंप दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, निजीकरण कहते हैं। अगला है व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं, किसी देश का निर्यात और आयात का अंतर ही क्या कहलाता है, व्यापार संतुलन का। मतलब भारत देश है ये, भारत देश से कितना चीज़ आयात हुआ और कितना चीज़ निर्यात हुआ, मतलब कि आयात का मतलब जो हमने मंगाया बाहर के देशों से, और निर्यात का मतलब जो हमने भेजा, इन्हीं दोनों का अंतर क्या कहलाता है, व्यापार संतुलन कहलाता है। ठीक है, अगर बराबर है तो। पेयजल संकट को दूर करने के उपाय बताइए। पेयजल संकट मतलब पीने वाला जो पानी है उसकी जो संकट वर्तमान में हो रही है उसको दूर करने के उपाय बताइए। सबसे पहले वर्षा जल का संचयन करना चाहिए, रेन हार्वेस्टिंग जिसको बोलते हैं, वर्षा जल का संचयन। जल का संरक्षण करना चाहिए, जल का दोहन नहीं करना चाहिए, जल को बचा के, कहते हैं ना जल संरक्षण, जल का संरक्षण करें। भूजल का अति दोहन पर रोक होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे आप देखे होंगे कि गाड़ी को धोना है या पेड़ पौधों को पानी देना है तो कोई ज़रूरी नहीं पीने वाला पानी उससे यूज किया जाए। जो पानी आपके पास वर्षा वाला जल आपने कहीं बचा के स्टोर किया उससे आप गाड़ी धो सकते हैं, उससे आप पेड़ पौधों को पानी दे सकते हैं। तो भूजल के अति दोहन पर रोक भी होनी चाहिए। अगला, जल प्रदूषण के 4 प्रभावों का उल्लेख करिए। जल प्रदूषण के 4 प्रभावों का उल्लेख, मतलब 4 प्रभाव क्या है। जल अगर प्रदूषित होगा तो जल जनित रोगों में वृद्धि होगी, जल जनित रोगों में वृद्धि, जलीय जीवों की मृत्यु हो जाएगी, जो जल में रहने वाले जीव जैसे मछली वगैरह इनकी मृत्यु हो जाएगी। पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा, पर्यावरण का असंतुलन। पेयजल की कमी हो जाएगी, मतलब पीने वाले पानी की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी अगर जल प्रदूषित होगा तो। इसके 4 प्रभाव ये होंगे। अगला है, भारत में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों के नाम बताइए। ये इम्पोर्टेंट कई बार आया हुआ है, भारत में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों के नाम बताइए। तो सबसे पहला है मुंबई हाई। ये कहाँ है, मुंबई के पास, महाराष्ट्र। मुंबई का है महाराष्ट्र में। तो मुंबई हाई, डिगबोई और नाहरकटिया ये दोनों कहाँ हैं, असम में। कई बार पूछा डिगबोई नाहरकटिया कहाँ है, असम में है। ये क्या है, ये पेट्रोलियम उत्पादक, मतलब जहाँ से तेल निकाला जाता है। तीसरा है अंकलेश्वर और कलोल, ये कहाँ है, गुजरात में है। तो अंकलेश्वर और कलोल कहाँ पे है, गुजरात में। और कृष्णा गोदावरी बेसिन ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम्पल जो है ये महत्वपूर्ण है। 2 नंबर में पूछेगा तो आपको चारों लिखना है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि अंकलेश्वर कलोल कहाँ है, गुजरात में। कृष्णा गोदावरी बेसिन आंध्र प्रदेश में। डिगबोई नाहरकटिया असम में है। और मुंबई हाई कहाँ है, मुंबई के पास, महाराष्ट्र के पास। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ओपेक नाम सुने होंगे। ओपेक ये तेल निर्यातक देशों का संगठन है, जो पेट्रोलियम का उत्पादन करते हैं देश, जिनके पास पेट्रोलियम के भंडार हैं। ये ऐसे देशों का समूह है, इनको बोलते हैं ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री जिसको बोलते हैं। इसका मुख्यालय कई बार पूछा है, मुख्यालय कहाँ है, वियना में है। जितने भी अरब के कंट्री हैं, ठीक है, ये सारे इसमें ओपेक में आते हैं। जैसे सऊदी अरब, इराक, ईरान, ये सब क्या हैं, ओपेक के सदस्य हैं। ठीक है, तो इनका मुख्यालय कहाँ पे है, वियना, ऑस्ट्रिया में। तो पूछेगा ओपेक क्या है, यह तेल निर्यातक देशों का संगठन है जिसका मुख्यालय कहाँ है, वियना में। वियना कहाँ है, ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ठीक है, दक्षेस जिसको सार्क भी बोलते हैं, इसका नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षेस का पूरा नाम है। इसमें कुल 8 सदस्य हैं, और 8 सदस्य कौन है, जो भारत के आसपास के देश हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। ये 8 देशों का समूह है जिसको बोलते हैं दक्षेस। इसका मुख्यालय कई बार पूछा है, सार्क का मुख्यालय, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू, नेपाल में। अगला है आसियान। आसियान का मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में एक जगह है जकार्ता, जिसकी राजधानी
आसियान की मुख्यालय कहाँ पे है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। इसमें 10 प्रमुख देश हैं। कौन कौन से? भारत के पास, मतलब भारत इसका सदस्य नहीं है, ध्यान रखिएगा, भारत इस आसियान का सदस्य नहीं है। जैसे इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस, ब्रुनेई, थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपींस, कंबोडिया, सिंगापुर और मलेशिया। ठीक है, ये सभी देश, 10 देश किसके? आसियान के सदस्य हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। भारत के प्रमुख खनिज क्षेत्र, प्रमुख खनिज क्षेत्र, यह ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो सब एक जगह मैंने लिख दिया है। जैसे पूछेगा भंडारा, रत्नागिरी और नागपुर, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये क्या है? प्रमुख खनिज क्षेत्र हैं। जैसे पन्ना कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। कोलार कर्नाटक में है। कोडरमा झारखंड में है। कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। रानीगंज पश्चिम बंगाल में। और क्योंझर और मयूरभंज ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। तो इसको 2-3 बार आप लोग देख लीजिएगा, इसमें से कम 2 जरूर रहेगा, चाहे सब्जेक्टिव में रहे, लघुत्तरी में रहे, चाहे ऑब्जेक्टिव में रहे। ये भंडारा, रत्नागिरी, नागपुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। क्या है? प्रमुख खनिज क्षेत्र है। पन्ना महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में, कोलार कर्नाटक में, कोडरमा झारखंड में, कोरबा छत्तीसगढ़ में, रानीगंज पश्चिम बंगाल में, क्योंझर और मयूरभंज उड़ीसा में। अगला, विश्व के प्रमुख शहर कहाँ स्थित हैं? ये शहर आपको बताने हैं, ये शहर किस देश में स्थित हैं। जैसे वुहान शहर, जहाँ से कोरोना वायरस शुरू हुआ था, आप देख सुने होंगे न्यूज में। वुहान शहर कहाँ है? चीन में है। आकलैंड, आकलैंड कहाँ है? न्यूजीलैंड में है। ग्लासगो पत्तन, यह बंदरगाह है ग्लासगो, प्रमुख पत्तन है कहाँ का? यूके में एक जगह, स्कॉटलैंड देश। यूके देखिए कई देशों से मिल करके बना है, तो स्कॉटलैंड, यूनाइटेड किंगडम, स्कॉटलैंड में है क्या है? ग्लासगो पत्तन है। सिलिकॉन सिटी, सिलिकॉन सिटी कहाँ पे? यूएसए, अमेरिका में है। भारत का सिलिकॉन सिटी किसको बोलते हैं, या सिलिकॉन वैली किसको बोलते हैं? बेंगलुरु को बोलते हैं। ठीक है, बेंगलुरु कहाँ है? आप सर्च करके बताइएगा। बेंगलुरु, सिलिकॉन सिटी कहाँ पे? यूएसए में। भारत का सिलिकॉन सिटी किसको बोलते हैं? बेंगलुरु में। हिंट दे रहे हैं, दक्षिण भारत का एक राज्य है। ठीक है, जंग का कटोरा, कई बार पूछा हुआ है, जंग का कटोरा की संज्ञा किससे दी जाती है? पिट्सबर्ग को दी जाती है। और पिट्सबर्ग कहाँ है? यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है पिट्सबर्ग। क्वेश्चन पूछेगा पिट्सबर्ग कहाँ है? तो यूएसए में। या जंग का कटोरा किसे कहते हैं? पिट्सबर्ग को कहते हैं। अगला, भारत के प्रमुख पत्तन नगर, पत्तन नगर का मतलब होता है बंदरगाह, और बंदरगाह का मतलब होता है जहाँ पे पानी वाला जो जहाज होता है, शिप जो होता है, जहाँ पे आकर के रुकते हैं। जैसे कि हमारे बस वाला बस अड्डा होता है, जहाँ पे बस आके रुकते हैं, वैसे पानी वाले जहाज के लिए क्या कहते हैं? प्रमुख पत्तन नगर, बंदरगाह। तो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टनम। ऐसे तो भारत में 12 हैं, लेकिन आपको 3-4 महत्वपूर्ण भारत के प्रमुख पत्तन नगर, मुंबई, कोलकाता। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में। और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। ठीक है, भारत के प्रमुख इस्पात संयंत्र, प्रमुख इस्पात संयंत्र, भिलाई, भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। बोकारो कहाँ है? झारखंड में है। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में। और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। ये 4 आप इम्पोर्टेंट है, इससे कम से कम 1 से 2 जरूर रहेगा, इसको रट लीजिएगा कि प्रमुख इस्पात संयंत्रों के नाम लिखिए। भिलाई, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर। या तो ये पूछेगा भिलाई कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। बोकारो कहाँ है? झारखंड में। राउरकेला उड़ीसा में। और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। अगला है, भारत में अभ्रक उत्पादक राज्य, तो अभ्रक झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। देखिए ये नाम आप भूल सकते हैं कई बार, तो याद रखिएगा, झारखंड ऐसा राज्य है जो जहाँ पे हर सब चीज़ पाया जाएगा। जैसे कि झारखंड में देखिए कोयला भी पाया जा रहा है, झारखंड में आपका एल्युमिनियम भी पाया जा रहा है, और झारखंड में आपका अभ्रक भी पाया जा रहा है। तो झारखंड को तो कॉमन रखिए। अब दूसरा है अभ्रक में आंध्र प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, तो इसमें एक और याद कर लीजिए, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में कोई एक। भारत में एल्युमिनियम तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। और यही झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा कहाँ पे? कोयला में भी है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, और एक पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये कोयला उत्पादक राज्य है। अब देखिए कई बार उत्तर पूर्वी राज्यों की राजधानियों पूछा है, तो पहले तो ये जान लीजिए, भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यह याद रखिएगा, कई बार लोगों ये भी बेसिक सवाल भी गलत कर दे रहे हैं आजकल। तो भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। इसमें से जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, उत्तर पूर्वी का मतलब हो गया ये वाला इलाका, ये भारत के उत्तर, जिनमें 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं, 7 सिस्टर, 7 बहनों के नाम से जानते हैं, यह यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, तो इनमें कुछ राज्यों की राजधानियों के नाम देख लीजिए। जैसे देखिए ये है अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी ईटानगर। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल।
मिजोरम की राजधानी आइजोल, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, मेघालय की राजधानी शिलोंग, असम की राजधानी दिसपुर और सिक्किम की राजधानी गंगटोक और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। और बाकी अन्य राज्यों की राजधानियाँ आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा एक बार, जैसे तमिलनाडु की चेन्नई है, तमिलनाडु की चेन्नई, आंध्र प्रदेश की अमरावती है, उड़ीसा भुवनेश्वर, तेलंगाना का हैदराबाद, छत्तीसगढ़ का रायपुर, झारखंड का रांची, बिहार का पटना, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, उत्तराखंड का देहरादून, हिमाचल प्रदेश शिमला, पंजाब चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर और जम्मू 2, लद्दाख का लेह है, ये लद्दाख का लेह याद रखिएगा, नया यूनियन टेरिटरी बना तो इसकी राजधानी लेह है, गुजरात गांधीनगर, राजस्थान का जयपुर, मध्य प्रदेश का भोपाल, महाराष्ट्र का मुंबई, कर्नाटक का बेंगलुरु, केरल का तिरुवनंतपुरम, ठीक है। और लक्षद्वीप का कवरत्ती है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का श्री विजयपुरम, ये चेंज कर दिया गया है श्री विजयपुरम, ठीक है। आगे संचार के प्रमुख साधन, आप यहाँ पे इस वीडियो को रोक करके इसको अच्छे से याद करके जाइएगा, ठीक है। अगला है संचार के प्रमुख साधन कौन से हैं, तो टेलीविजन, टीवी के द्वारा हम संचार, मतलब एक संदेश, संचार का मतलब होता है संदेश का माध्यम पहुंचाने का संचार, तो टेलीविजन, समाचार पत्रों के माध्यम से, डाक सेवा के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, 4 प्रमुख साधन हैं, टेलीविजन, समाचार पत्र, डाक सेवा, इंटरनेट। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार बंदरगाहों को बोलते हैं, ठीक है। अभी ऊपर जो बंदरगाह देखे हैं। सबसे लंबा झील जलमार्ग, सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन सा है, ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग, इसका नाम क्या है, नाम याद रख लीजिएगा, ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग। अगला है पिट्सबर्ग, किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, अभी आपने देखा पिट्सबर्ग है कहाँ पे, यूएसए में है ये। यह किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, लौह इस्पात उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है, इसको जंग का कटोरा भी बोलते हैं, आपने ऊपर देखा था। तो किस उद्योग के लिए, लौह इस्पात उद्योग के लिए। विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति, विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति कब घोषित की गई थी, 2000 में। लेकिन पूछेगा कि विशेष आर्थिक अधिनियम कब आया था, 2005 में आया था, जो 2006 में लागू हुआ था। तो लागू हुआ था 2006 में, अधिनियम बना था, एक्ट पूछेगा 2005 में, लेकिन विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति कब घोषित हुई थी, 2000 में। 2000, 2005, 2006 तीनों अलग अलग है, याद रखिएगा। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति पूछेगा 2000 में, अधिनियम पूछेगा तो 5 में, लागू कब हुआ था, 2006 में। भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र, परमाणु ऊर्जा केंद्र ये 100% ऑब्जेक्टिव में 1 से 2 जरूर रहेगा, आप लोग सारे इसमें से कोई ना कोई एक जरूर रहेगा। परमाणु ऊर्जा केंद्र काकरापार गुजरात में, काकरापार कहाँ है, गुजरात में। नरौरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। कैगा कहाँ है, कर्नाटक में, कैगा कर्नाटक में। कलपक्कम कहाँ है, और कलपक्कम और कुंडलकुलम ये 2 ऐसे हैं जो तमिलनाडु में, कलपक्कम और कुंडलकुलम। रावतभाटा राजस्थान में और तारापुर महाराष्ट्र में, तारापुर महाराष्ट्र में, रावतभाटा राजस्थान में, कलपक्कम और कुंडलकुलम तमिलनाडु में, कैगा कर्नाटक में, नरौरा उत्तर प्रदेश में, काकरापार गुजरात में। भारत में प्रमुख पर्यटन नगर, पर्यटन नगर मतलब जो घूमने के लिए जहाँ पे लोग जाते हैं, ठीक है। तो शिमला और मनाली कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। बोधगया बिहार में, रानीखेत उत्तराखंड में, आगरा उत्तर प्रदेश में, जयपुर राजस्थान में और दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। ये कुछ प्रमुख पर्यटक नगर बहुत सारे भारत में हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो बार बार आपके एग्जाम में आते हैं। तो शिमला और मनाली हिमाचल प्रदेश में है, बोधगया बिहार, रानीखेत उत्तराखंड, आगरा उत्तर प्रदेश, जयपुर राजस्थान, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। फेजेंडा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, फेजेंडा किससे संबंधित है, या कॉफ़ी के फसल से संबंधित है, ठीक है। चाय ऑप्शन दिया रहेगा, चाय, कॉफ़ी या गन्ना, कुछ भी दे सकता है। तो किससे संबंधित फेजेंडा, कॉफ़ी के फसल से संबंधित है फेजेंडा। भारत में प्रमुख रेलवे जोन, भारत में प्रमुख रेलवे जोन का मुख्यालय, भारत में उसे देखिए वर्तमान में 19 रेलवे जोन बन चुके हैं, जिसमें से कुछ पर 1900 आप लोग नहीं याद करना है, लेकिन कुछ 4-5 जो हमने यहाँ पे बताया आप लोग उसको देखिए। सदर्न दक्षिणी रेलवे, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, चेन्नई में। सदर्न या दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे, चेन्नई में। पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व मध्य, इसका मुख्यालय कहाँ पे, हाजीपुर या बिहार में, ठीक है। उत्तर पूर्वी रेलवे, उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर में, यह कहाँ है, यूपी में है, ठीक है, उत्तर पूर्वी रेलवे। मध्य रेलवे, मध्य रेलवे का मुख्यालय बम्बई में। और मेट्रो रेलवे जो नया बना है, इसका मुख्यालय कोलकाता में। तो याद रखिएगा ये 4-5 ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण है। तो मेट्रो रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में, मध्य रेलवे का मुंबई में, उत्तर पूर्वी का गोरखपुर में, पूर्व मध्य का हाजीपुर में और सदर्न या दक्षिणी रेलवे का चेन्नई में है, ठीक है। विश्व में कुछ घास के प्रमुख मैदान, तो घास के 2 टाइप के मैदान होते हैं, एक तो शीतोष्ण घास के मैदान और एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो शीतोष्ण घास नहीं कई बार पूछता है,
प्रेरी, पंपास, वेल्ड, डाउन और स्टेपीज। ये क्या है? शीतोष्ण घास। कई बार ऐसा पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान है, और ऑप्शन में एक सवाना डाल देगा, तो सवाना क्या है? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। बाकी के ये सारे वेल्ड, वेल्ड हो गया, पंपास हो गया, प्रेरी हो गया, डाउन्स हो गया, स्टेपीज। और ये कहाँ पे है? प्रेरी कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में। प्रेरी घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में। पंपास अर्जेंटीना मतलब कि दक्षिणी अमेरिका में। वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका या अफ्रीका में। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और स्टेपीज यूरेशिया में, यूरोप और रूस मिला करके यूरेशिया में, ठीक है। अगला है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। इसका प्रमुख घास का मैदान सवाना है, जो भूमध्य रेखा के आसपास, जैसे अफ्रीका में, ठीक है। सवाना घास का मैदान भूमध्य रेखा के आसपास अफ्रीका में। कैंपोस ब्राजील में और लानोस वेनेजुएला में। यह इतना याद कर लीजिएगा, इसमें से 2 सवाल आपके कन्फर्म है, ठीक है। थोड़ा सा इसको लिख करके या जैसे भी होगा याद कर लीजिएगा। प्रेरी उत्तरी अमेरिका, पंपास अर्जेंटीना, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, स्टेपीज यूरेशिया में। सवाना अफ्रीका में या भूमध्य रेखा के पास, कैंपोस ब्राजील में, लानोस वेनेजुएला में। अब देखिए कुछ ऐसे सवाल। भूगोल के पिता जो आप भूल गए होंगे कौन है? इरेस्टोस्थनीज। भूगोल के पिता कौन है? इरेस्टोस्थनीज। और जियोग्राफी शब्द किसने दिया था? यह दिया था इरेस्टोस्थनीज ने, ठीक है। तो भूगोल के पिता या भूगोल जियोग्राफी शब्द किसने दिया था? इरेस्टोस्थनीज ने दिया था। अब कुछ सवाल आप लोग अपने से करिए। मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे जल प्रदूषण का लिखवाए थे। और मानव स्वास्थ्य पर ध्वनि का प्रदूषण, जैसे कि बहरापन हो जाना, बीपी बढ़ता है इससे, ध्वनि के प्रदूषण से। मानव स्वास्थ्य पर जल प्रदूषण का प्रभाव जो ऊपर लिखा चुके हैं। ये 3 सवाल अपने से आप लोग कर लीजिए। देखिए इसका अगर पीडीएफ किसी को चाहिए तो टेलीग्राम पर आप, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे है या चैनल पे है, आप देख लीजिएगा। उस लिंक पर जाकर के टेलीग्राम पे जोड़ेंगे तो इसका पीडीएफ मैं वहाँ पे डाल दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा। इस वीडियो को आप आराम से ईयरफोन लगा करके 2 से 3 बार सुन लेंगे, तब भी आपका ये लगभग कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें मान करके चले जितना है लगभग आपके जो 70 सवाल आएंगे, जो 70 करने रहेंगे, 140 सवाल आपके 140 नंबर का रहेगा, उसमें से करना 70 ही है। आप ये मान करके चलिए 50 प्लस, कम से कम 50 प्लस इससे सवाल, मिनिमम 50 सवाल रहेंगे। आप इसको आराम से 1.5 घंटे का वीडियो है, लगभग 1.5 घंटे में इसको 2 से 3 बार आप देख लीजिए। आपका लगभग ज्योग्राफी, जिन लोगों का लग रहा है कि नहीं अभी नहीं तैयारी हुई है, आप इससे आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगा कि हाँ मतलब हाँ हमारा सिलेबस लगभग कंप्लीट हो गया और सारी चीज़ें इसमें, लगभग सारे चैप्टर को इसमें कंप्लीट किया गया, ठीक है।